वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो चैप्टर है गाइस हमारी बुक 2 इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 1 है। ये जो हमारी बुक 2 है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें हम इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद गाइस हमारी कंट्री में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, कैसे हमारी कंट्री के लीडर्स ने हमारी कंट्री ने मिलकर उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करा, कैसे हमारी कंट्री में इलेक्शंस होने स्टार्ट हुए एंड आज की डेट तक की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हम इस बुक 2 से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बुक 2 में हम इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर्टिकुलरली अपने देश भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो आपकी बुक 1 है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें हम क्या पढ़े हैं, हम उसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़े हैं, वर्ल्ड में कौन कौन सी पावरफुल कंट्रीज हैं, कौन सी रहा करती थी, ठीक है, कोल्ड वॉर, बाइपोलैरिटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड इशूज़, वो सब हम बुक 1 में पढ़े हैं। अब इस बुक 2 में पर्टिकुलरली हम अपने देश भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है हमारा, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 1 इन डिटेल विद इन 1 वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम को समझिए, क्या इस चैप्टर का मीनिंग है। तो चैलेंजेस मतलब क्या होता है, चैलेंजेस मतलब गाइस सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो चैलेंज ना एक कोई भी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन या सर्कमस्टेंस, चैलेंज क्या होता है, कोई भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन या सर्कमस्टेंस जिसको ओवरकम करने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स लगाने पड़े, उसको हम चैलेंज कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिफिकल्ट सी सिचुएशन है, सर्कमस्टेंस, अगर आपको उसको ओवरकम करना है, आपको उससे जीत हासिल करनी है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, यू हैव टू मेक सम एफर्ट्स, उस चीज़ को हम चैलेंज कह देते हैं। तो हमारी कंट्री में गाइस जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, जैसे ही ब्रिटिशर्स जाते हैं, देयर वर मेनी चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अस, बहुत सारी कठिनाइयाँ थी हमारे देश के सामने। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के थ्रू कि क्या क्या थी वो कठिनाइयाँ, कौन से चैलेंजेस वो थे और कैसे हमारी कंट्री के लीडर्स ने और पूरी की पूरी जनता ने मिल के उन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करा इस चैप्टर में। तभी चैप्टर का नाम क्या है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जब हमें आज़ादी मिली, हमें अपनी नेशन बिल्डिंग करनी थी, हमें अपने भारत देश को पूरा का पूरा डेवलप करना था, सोशली, इकोनॉमिकली, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी थी अपनी कंट्री में, जब हमें अपने नेशन को बिल्ड करना था, उस दौरान जो जो चैलेंज हमें फेस करने पड़े वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको पता है जब ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी मिल गई थी उस समय पे गाइस हम बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस में हमारे को आज़ादी मिली थी। क्यों? क्योंकि एक तो इकोनॉमिकली हमें बहुत बैकवर्ड हो गए थे हम बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स कैसे हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली, आपने देखा ना कैसे वो लूटते थे हम लोगों को, कैसे वो हमारा रॉ मटेरियल एंड एवरीथिंग, सारी इकोनॉमी रुइन कर रहे थे ब्रिटिशर्स हमारी। और जब वो जाते हैं उसके बाद हमारा पार्टीशन होता है एंड सो मेनी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हमारी कंट्री देखती है। बट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस को हमारे नेशन के लीडर्स ने और सभी जनता ने मिलकर कैसे ओवरकम करा। तो चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो गाइस हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी, शुरुआत कब से करेंगे हम, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिलती है उसके बाद क्या चैलेंज होते हैं और कैसे उन चैलेंजेस को हम ओवरकम करते हैं। तो इंडिपेंडेंस हमें कब मिली, 15 अगस्त 1947 को हमें मिल जाती है इंडिपेंडेंस, भारत स्वतंत्रता हासिल कर लेता है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में मिडनाइट बोला जाता है कि हमें एक्चुअली में इंडिपेंडेंस कब मिली थी, मिडनाइट, रात को 12 बजे, 14-15 अगस्त मिडनाइट को 12 बजे हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी। और तभी हम अगले दिन 15 अगस्त को यानी कि सुबह 15 अगस्त हम अपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिपेंडेंस कब हासिल हुई थी हमें, 14-15 अगस्त एट द आवर ऑफ मिडनाइट इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस। ठीक है, बहुत ही जश्न का दिन था सभी इंडियंस के लिए क्योंकि हमें आज़ादी हासिल हो गई थी ब्रिटिशर्स से। अब पता है उस दिन पे क्या होता है, बुक में देखो हमें इतनी इंटरेस्टिंग बात बता रखी है कि जिस दिन हमें आज़ादी हासिल होती है रात को ही जो हमारे फ्री इंडिया के, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, नाम क्या है उनका, जवाहरलाल नेहरू जी, वो रात को ही एक स्पेशल सेशन बुलाते हैं, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एक मीटिंग करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, एक स्पेशल मीटिंग। इतना जश्न का दिन था वो हमारी कंट्री के लिए क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल गई थी। तो उस दिन पर वो एक स्पेशल मीटिंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी लीडर्स उसमें जाते हैं और उस मीटिंग में वो एक स्पीच देते हैं। कौन, जवाहरलाल नेहरू जी, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो वो जो मीटिंग है उसमें एक स्पीच देते हैं, उस स्पीच का नाम आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकती है। तो अभी मैं स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बता रही हूँ, थ्रू आउट द चैप्टर में आपको बहुत सारे 1 मार्कर क्वेश्चन बताने वाली हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मार्क करवाती रहूंगी। तो देयर इज नो नीड टू वरी, आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, चैप्टर तो क्रिस्टल क्लियर हो ही जाने वाला है इस वीडियो के बाद। तो जवाहरलाल नेहरू जी स्पीच देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो है स्पेशल सेशन कंडक्ट करवा के, कब, रात को ही, जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिलती उसी रात को ही
एंड उस स्पीच का नाम क्या था जो उन्होंने दी थी, ट्विस्ट विद डेस्टिनी। उस स्पीच का नाम क्या है, ट्विस्ट विद डेस्टिनी। तो आपको इस स्पीच का नाम याद रखना है। अगर आपके पास कभी टाइम हो एंड यू वांट टू गेन मोर नॉलेज तो आप कभी इस स्पीच को पढ़ भी सकते हो गूगल सर्च करके कि क्या थी ये स्पीच, क्या बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने इस स्पीच में। ठीक है, हमें अभी स्पीच का बस नाम ही लर्न करना है अपने सिलेबस के लिए। तो स्पीच का नाम क्या था, ट्विस्ट विद डेस्टिनी। कब दी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी रात को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाकर दी थी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और फिर गाइस 15 अगस्त को जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, तो ये पिक्चर एज अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकती है। क्या होता है, 15 अगस्त को लाल किले पे जवाहरलाल नेहरू जी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, वो क्या करते हैं, फ्लैग होइस्ट करते हैं, इंडिया का जो झंडा है वो लहराते हैं लाल किले पे। ठीक है, तभी आज के समय पे भी हर 15 अगस्त को गाइस, तब से ही ये हमारा जो है स्टार्ट हुआ था क्या, कि तब से लेके आज तक हर 15 अगस्त को हर समय, जब भी हर साल बाद जब 15 अगस्त आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, तो हम आज़ादी का जश्न ऐसे ही मनाते हैं। लाल किले पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जो है भारत का तिरंगा जो है वो लहराते हैं और साथ ही के साथ परेड होती है एंड कितने अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेशन करते हैं। तो दिस इज़ द पिक्चर, आप देख सकते हो ये लाल किला है एंड यहाँ पे देखो कितने सारे लोग हैं। यहाँ पे ये जवाहरलाल नेहरू जी और उन्होंने जो भारत का झंडा है वो लहराया है। ठीक है, इंडिया को अब इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो चलो, हमने अपनी इंडिया की इंडिपेंडेंस तो देख ली। अब आगे देखते हैं कि जब गाइस हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ना है क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं और चैलेंज को ओवरकम कैसे करते हैं हम। तो देखो, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली ना, तो दो ऐसी चीज़ें थी जिस पे हमारे नेशन के हर लीडर ने और हर एक इंसान जो हमारे नेशन में थे, हर एक जनता ने कहा कि ये काम तो हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस करना ही करना है। इनको बोला जाता है ट्विन गोल्स। ठीक है, 2 गोल्स या ट्विन गोल्स आप कह सकते हो। ये ट्विन गोल्स थे जिस पे सबने अग्री करा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में ये 2 चीज़ें तो डेफिनेटली हम इंश्योर करेंगे। पहली चीज़ क्या थी कि अब इंडिया को आज़ादी मिल गई थी, तो इंडिया की गवर्नमेंट कैसे चलेगी, डेमोक्रेसी पे बेस्ड इंडिया की गवर्नमेंट चली थी, बनेगी। ठीक है, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी ना, तो आपने अभी 11th क्लास में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन वाला पूरा का पूरा पढ़ के आए हो। कैसे जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो बहुत सारे लीडर्स इकट्ठे बैठते थे, डेलिब्रेशंस होती थी, अलग अलग बातों पे वो बातें करते थे। ठीक है, तर्क वितर्क होते थे और तब किसी डिसीजन को फाइनल करा जाता था। बट ये 2 ऐसे डिसीजन थे जिसमें सबने हामी भर दी थी विदाउट एनी, आप कह सकते हो बिना कुछ सोचे समझे। ये बात तो बिल्कुल 100% श्योर थी कि ये तो हमें इंडिया में करना ही करना है। क्या थी वो 2 चीज़ें? सबसे पहली चीज़ कि जैसे ही हमें आज़ादी मिलेगी हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक मैनर में चलाएंगे, हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे। डेमोक्रेसी मतलब हमारी जनता की गवर्नमेंट होगी, हमारी जनता जो है पूरे के पूरे इंडिया के जितने भी सिटीजन्स होंगे वो अब वोट डालेंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करेंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे हम इंडिया में। ये बात 100% श्योर थी, इस पर किसी ने कुछ सोच विचार नहीं करा, वो बिल्कुल पक्की थी कि येस इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया तो हम डेमोक्रेसी लाएंगे। दूसरी चीज़ क्या थी कि जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए काम करेगी, गुड के लिए, यानी कि भलाई के लिए। किसकी भलाई के लिए? सबसे पहले पुअर लोगों की पॉवर्टी को हटाने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को काम करना होगा। वाई पुअर पीपल स्पेशली मेंशन करा गया? बिकॉज गाइस जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए उस समय पे हमें वो बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड कर गए थे। उन्होंने हमारे देश को, आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने रॉ मटेरियल कैसे हमारे यहाँ से लेके जाते रहते थे, वो इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ डेवलप नहीं होने दी। तो अब हमें डेवलपमेंट करना था, पॉवर्टी अपनी कंट्री से हटानी थी। तो उसके लिए सबसे दूसरा हमने क्या अग्री करा कि अब जो गवर्नमेंट बनेगी वो गवर्नमेंट किसकी भलाई के लिए काम करेगी, किसके वेलफेयर के लिए काम करेगी? सबसे ज़्यादा पुअर के लिए कि पॉवर्टी हटे कंट्री में से, और साथ ही के साथ सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए। नाउ व्हाट इज सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप? सो यू माइट बी नोइंग दैट इंडिया में काफ़ी समय तक जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था। किस पे? कास्ट पे, कलर पे, जेंडर के बेसिस में। तो जो है अब गवर्नमेंट को वर्क किसके लिए करना था? जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, उनकी भलाई के लिए भी उनके लिए कुछ ऐसे लॉज बने, उनको कुछ प्रेफरेंस दी जाए कि जिससे कि गाइस उनको भी समाज में इक्वालिटी की तरह ट्रीट करा जाए, उनकी भलाई के लिए और पुअर पीपल की भलाई के लिए जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी। ये 2 ट्विन गोल्स थे जिस पे सबने आंख बंद करके हामी भर दी थी आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर के थ्रू आपके क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर हो रहे हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट वर द ट्विन गोल्स जिस पे हर लीडर ने एग्री करा था? तो पहला आप लिख देना, इस्टेब्लिश
डेमोक्रेसी, इस पे सबने जो है हाँ कर दिया था। और दूसरा कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चलेगी वो गवर्नमेंट गुड के लिए काम करेगी, भलाई के लिए काम करेगी, किसके? पुअर के और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के, जिन ग्रुप्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर एक्सेट्रा, सबकी इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। तो चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये सबसे मेन टॉपिक पे हम स्टार्ट करेंगे कि मैंने क्या कहा चैप्टर में पढ़ने हमें कि चैलेंजेस देखेंगे जो जो इंडिया ने फेस करे। तो अभी ब्रॉडली 3 चैलेंजेस अभी मैं आपको बताती हूँ जो हमें हमारी बुक में बताए गए हैं, जो हमारी कंट्री ने इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो थे वो फेस करे थे। ठीक है, एग्जाम में इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट वर द 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो तीनों चैलेंजेस मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ, और फिर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे उन तीनों चैलेंजेस को हमने ओवरकम भी करा था। ठीक है, तो तीनों चैलेंज में से पहला चैलेंज क्या था? टू शेप अ नेशन। अरे ये कैसा चैलेंज हुआ टू शेप अ नेशन? तो देखो गाइस, अभी समझो। तो हमारे को इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, इंडिया आज़ाद घोषित कर दिया गया था, बट अभी गाइस हमारी कंट्री में देखो क्या था, पहले ज़माने में तो राजा महाराजा लोग होते थे, राजाओं के अंडर में अलग अलग जो है हमारी प्रजा रह रही थी, और वो प्रजा कैसी थी? आपने इंडिया को देखा है ना, इंडिया कैसी है आज के समय पे? हम इंडिया को कैसे डिफाइन करते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ पे इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस है। देयर इज गुजराती पीपल जो गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं, देन पंजाबी, देन अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तेलुगु स्पीकिंग लोग, तमिल स्पीकिंग लोग, सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ, सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं हमारे यहाँ। और आज के समय पे हम लोग जो है चाहे किसी भी लैंग्वेज के हो, चाहे किसी भी कल्चर को फॉलो कर रहे हो, हम बहुत पीस और हार्मनी के साथ रहते हैं। हम मिलके बहुत गर्व से कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियन। ठीक है, चाहे हम किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट के हो ना, चाहे हम पंजाब के हो पंजाबी बोलते हो, चाहे हम गुजरात के गुजराती बोलते हो, चाहे हम बंगाल के बंगाली बोलते हो, बट हम क्या है? वी ऑल आर इंडियन। हम सब एक दूसरे के साथ जो है यूनाइटेड होके रहते हैं। इंडिया इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने अलग अलग कल्चर्स हैं हमारी कंट्री में और सब घुल मिल के इतना खुश होकर एक साथ रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि इस चीज़ को हम इंश्योर कैसे करेंगे कि इंडिया जो है कैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो लोग इंडिया में रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन के जो लोग साथ में रहते हैं, उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्या क्रिएट कर पाएगा कि ये सब कल्चर, लैंग्वेजेस एंड रिलीजन के लोग इकट्ठे रह पाए। तो ये सबसे पहला चैलेंज था कि इंडिया में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो, एक ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ क्रिएट हो जिसमें हमारी कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर के लोग एक साथ खुशी से रह पाए। यू नो, इट वॉज वाइडली बिलीव्ड कि कोई ऐसी कंट्री जिसमें इतनी सारी अलग अलग डाइवर्सिटी है वो एक साथ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। ये देखो आप एनसीईआरटी की लाइन, It was widely believed that a country full of such kinds of diversity could not remain together for long. ऐसा सोचा जाता था। बाहर की दुनिया के लोग क्या बोलते थे? अरे ऐसी कंट्री जिसमें इतनी लैंग्वेजेस है, इतने कल्चर, इतने रिलीजन है, ये ज़्यादा समय तक साथ में नहीं रह पाएगी। बट हमने उन सब की सोच को गलत साबित करा। हमारा इतना बढ़िया सिस्टम बना थैंक्स टू आवर नेशनल लीडर्स कि आज के समय पे वी ऑल आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने क्या था? टू शेप अ नेशन, एंड उसको तो हमने ओवरकम कर भी लिया था। कैसे करा था वो भी आगे आप बुक में पढ़ोगे भी। ठीक है, तो पहला चैलेंज समझ में आ गया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज में। अब नेक्स्ट चैलेंज था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अब तुम कहोगे ये चैलेंज तो हमें पता है, वो तो अग्री सबने कर ही लिया था सारे लीडर्स ने कि डेमोक्रेसी लानी है। गाइस देखो, हमारे लीडर्स बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा कि सेकंड चैलेंज हमारा डेमोक्रेसी सिर्फ लाना नहीं है, डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना भी है। इंडिया में डेमोक्रेसी आना मतलब यही नहीं कि बस हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देंगे दैट वी हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेसी। नहीं, वी हैव टू इम्प्लीमेंट द प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो। हमें ऐसा ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हमारे आप सिर्फ ऑन पेपर्स डेमोक्रेसी नहीं रहे, सच्ची में भी हम डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर पाए। जैसे आपने कई कंट्रीज आपने सुनी होंगी, ठीक है, जिनमें डेमोक्रेटिक कंट्री है वो, बट फिर भी इतने अच्छे से डेमोक्रेसी नहीं चल पाती है। बट हमारी कंट्री के लीडर्स को ये सब पता था, तो दे वर वेरी कमिटेड ऑन दिस इशू कि हमारे यहाँ सिर्फ ऑन पेपर डेमोक्रेसी नहीं रहनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारी कंट्री में दिखना भी चाहिए, फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस हो, इक्वालिटी हो, फंडामेंटल राइट सबको दिए जाए। तो वो इंश्योर उनको करना था और गाइस वो सब हुआ कि आज के समय पे भारत द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इन द वर्ल्ड। हम कौन है? हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो हमने अपना सेकंड चैलेंज भी ओवरकम करके उसको भी बिल्कुल फुलफिल कर लिया था। ठीक है, तो सेकंड चैलेंज हमारा क्या हुआ कि हमारे लीडर्स को पता था कि एक तो हमें डेमोक्रेसी अडॉप्ट करनी है। क्या? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ना व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? यानी कि हम अपने लीडर्स को वोट डाल के चुनेंगे। ठीक है, फिर वो हमारे लीडर्स हमारी गवर्नमेंट बनाएंगे और वो गवर्नमेंट हमारे को रूल करेगी। तो हमारी पसंद के लीडर्स ही तो जाके हमारे लिए रूल्स बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं।
तो ये हुई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि भैया डेमोक्रेसी सिर्फ पेपर पे नहीं रहनी चाहिए। हमारे लीडर्स ने कहा नहीं, जो असली चैलेंज था कि भाई डेमोक्रेसी जो है ग्राउंड में भी हमें दिखनी चाहिए, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट भी अच्छे से हो। तो चलो भैया, ये सेकंड चैलेंज था और ये भी हम ओवरकम कर चुके हैं। अब देखते हैं तीसरा चैलेंज। अब तीसरा चैलेंज क्या था? टू इंश्योर डेवलपमेंट। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए थे गाइज, हम थे सोने की चिड़िया, बट ये लोग हमारे को इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड कर गए थे। हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम जो इतना अच्छा हुआ करता था उसको इन्होंने बहुत बैकवर्ड कर दिया। हमारी इंडस्ट्रीज तो इन्होंने ग्रो ही नहीं होने दी। तो किस तरीके से, अब सबसे नेक्स्ट चैलेंज हमारे सामने क्या था कि हमें गाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था ना अपना। तो सेकेंड चैलेंज हमारे सॉरी ये तो थर्ड है ना, तो थर्ड चैलेंज हुआ हमें अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था प्लस वेलबींग ऑफ सोसाइटी, सोशल डेवलपमेंट भी करना था। अगेन सोशल डेवलपमेंट में वही आप कह सकते हो कि हमारी कंट्री में जो अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ना, कास्ट, कलर, जेंडर के बेसिस पे, तो वो डिस्क्रिमिनेशन को हमें हटाना था। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को अपनी कंट्री में से हटाना था और अपनी कंट्री को जो है डेवलप करना था, एडवांस करना था, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, कि किसी पे अगर पैसा हो तो साथ के साथ उन्हें इज्जत भी मिल रही हो, इक्वालिटी से उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा हो, उनके साथ भेदभाव ना हो रहा हो। ये हमारा तीसरा चैलेंज था। तो एक बार बॉक्स बना के चलो आंसर राइटिंग कर लेते हैं अपनी, कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट वर द 3 चैलेंजेस दैट इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पहला चैलेंज क्या था? टू शेप अ नेशन, यानी कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी बन के रह पाए। दूसरा चैलेंज इम्प्लीमेंट करना डेमोक्रेसी को, ठीक है, कि हम अपनी डेमोक्रेसी को सिर्फ ऑन पेपर ना रखें, उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाए। तीसरा डेवलपमेंट क्या था? तीसरा चैलेंज क्या था, सॉरी, टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड सोशल वेलबींग, कि जो सोसाइटी का हर एक, जो समाज में जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उनको हम अपलिफ्ट कर पाए, उनकी वेलबींग पे हम ध्यान दे पाए। ये 3 चैलेंजेस थे हमारे सामने, इनको हमें ओवरकम करना था। चलो भैया, अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो गाइज ये सब चैलेंजेस तो हमें फेस करने ही थे, इन सबको तो हमें ओवरकम करना ही था। बट इंडिया को जो आज़ादी मिली थी, व्हेन वी अटेन्ड इंडिपेंडेंस, हमें बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में आज़ादी मिली थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमें आज़ादी मिली, हमारा तो क्या हो गया था? हमारा तो पार्टीशन हो गया था गाइज, डिवीजन ऑफ हार्ट्स हो गया था, इंडिया का पार्टीशन हो गया था। ठीक है, तो पार्टीशन तो आपने कई मूवीज़ भी देखी होंगी गाइज, आपने कभी अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि पार्टीशन वॉज वेरी पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस। सिर्फ पार्टीशन के दौरान कितनी ज़्यादा लोगों की लाइफ जो है चली गई, कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, और साथ ही के साथ इट इज़ नोन एज द डिवीजन ऑफ हार्ट्स, ये हमारा दिल का टुकड़ा ही एक हमारे से अलग हो गया था। पार्टीशन इज नोन एज डिवीजन ऑफ हार्ट्स। अब ये आगे आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे भी। तो भाई अब जो है हमें इंडिपेंडेंस तो मिली, बट इंडिपेंडेंस मिली हमें पार्टीशन के साथ, और पार्टीशन के समय दौरान जो कुछ भी हुआ, अभी पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम उस सबसे बाहर आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। कब पार्टीशन कैसे हुआ? पार्टीशन के दौरान लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, माइग्रेशन हुआ पॉपुलेशन का, और साथ ही के साथ फिर कैसे हमने अपने आप को दोबारा से रिहैबिलिटेट करा, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। तो भैया 14-15 अगस्त को 1947 को जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, हमें जब आज़ादी मिलती है, तो एक नहीं 2 नेशन बनते हैं। एक नेशन, इंडिया को आज़ादी नहीं मिलती है, सिर्फ एक नहीं 2 नेशन बनते हैं। कौन से? एक इंडिया एंड दूसरा पाकिस्तान। अब ऐसा क्यों हुआ था? इट वॉज मेड बिकॉज ऑफ द 2 नेशन थ्योरी। 2 नेशन क्यों बने थे? बिकॉज ऑफ द 2 नेशन थ्योरी। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज 2 नेशन थ्योरी। तो सबसे पहले समझते हैं ये 2 नेशन थ्योरी क्या है। तो गाइस, ये जो 2 नेशन थ्योरी है, ये प्रपोज किसने करी थी, एडवांस किसने करी थी? मुस्लिम लीग ने करी थी। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, हु प्रपोज द 2 नेशन थ्योरी? मुस्लिम लीग ने एडवांस करी थी। ये एडवांस किसने करी थी? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, अब ये 2 नेशन थ्योरी क्या कहती थी? तो ये 2 नेशन थ्योरी ये कहती थी कि इंडिया में एक नहीं 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक हिंदूज एंड मुस्लिम्स। एक हिंदू लोग रहते हैं, एक मुस्लिम लोग रहते हैं। दैट इज़ वाई जो 2 नेशन थ्योरी जो मुस्लिम लीग ने एडवांस करी थी, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि क्यों ना, जब अब आज़ादी हो ही रही है, जब इंडिया को आज़ादी मिल रही है, तो जो है दे डिमांडेड कि जो मुस्लिम्स लोग हैं उनके लिए एक सेपरेट कंट्री बना दी जाए जिसको नाम रखा जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग ने प्रपोज करा था। अब ड्यूरिंग दैट टाइम कि क्या कह दिया कि भाई अब आज़ादी मिलेगी तो मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री बना दी जाए, पाकिस्तान। तो हमारी कंट्री के जो कांग्रेस के लीडर्स थे और भी बहुत लीडर्स, दे वर अपोज टू दिस थ्योरी। वो नहीं चाहते थे
कि ऐसा हो कि मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री बने पाकिस्तान, दे वांटेड कि हम सब पीस एंड हार्मनी में सब इकट्ठे एक साथ सेकुलर तरीके से रहें। बट गाइस जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई 1940s में, अब वो हमें नहीं पढ़ना है, वो कभी आप आगे चल के पढ़ोगे कि क्यों एक्चुअली में पार्टीशन हुआ। देयर वर मेनी पीपल जो नहीं चाहते थे पार्टीशन हो, टू नेशन थ्योरी लागू नहीं हो, बट फिर भी हमारा पार्टीशन तो हो जाता है ना। तो 1940s में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं, और स्पेशली बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स रूल। ये ब्रिटिशर्स तो हमारा नुकसान नहीं कराना चाहते थे, ठीक है। तो ये जाते जाते भी हमारा पार्टीशन करा के चले जाते हैं। ये क्या करते हैं ब्रिटिशर्स की वजह से, एंड मुस्लिम लीग ने जो ये थ्योरी प्रपोज करी थी, आफ्टर दिस ऑल दिस जो है फाइनली गाइस डिसीजन लिया जाता है कि देयर विल बी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, की जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी तो एक नहीं बल्कि दो नेशन बनेंगे, वन पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम्स एंड दूसरा हो गया हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये फाइनलाइज हो गया था, इवन दो देयर वर मेनी पीपल जो हमारी ये मुस्लिम लीग की टू नेशन थ्योरी थी उससे सपोर्ट नहीं करते थे। तो अब पार्टीशन होता कैसे है, लेट अस सी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलता है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो क्या बोला गया कि इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, इंडिया दो कंट्री में डिवाइड हो जाएगा, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो ये जो है डिवीजन करना, एक तो इम्प्लीमेंट करना ही इतना मुश्किल था कि इतना मुश्किल था डिवीजन करना ऐसा कंट्री का, और साथ ही के साथ गाइस बहुत ज़्यादा पेनफुल भी था ये प्रोसेस। आपने मैं अभी मूवीज़ का एग्जांपल देख रही हूँ क्योंकि हम आजकल काफ़ी मूवीज़ देखते रहते हैं। आपने कितनी मूवीज़ देखी हैं पार्टीशन से रिलेटेड, जब हम वो वायलेंस देखते हैं, हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर क्या बीती होगी उस दौरान पे, तो हमें कितना पेनफुल फील होता है ना। कैसा फील होता है उस समय पर हमें कि अभी के ना मतलब यकीन ही नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि कैसे जब लोग जो है पैदल चल के जा रहे थे, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, एंड पार्टीशन के दौरान की जितनी पिक्चर्स हमें दिखाई जाती हैं, आप यहाँ देखो बुक में अलग अलग से पिक्चर्स है, बच्चे अपने माता पिताओं से अलग हो गए थे, देयर वर सो मेनी पीपल हु डाइड। अभी हम देखेंगे एक्चुअली में कितने लोगों की मौत हो गई थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन इंप्लीमेंट करना भी बहुत मुश्किल था, साथ ही के साथ पार्टीशन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा हमारा, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो पार्टीशन सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंट करना मुश्किल नहीं था, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल भी था। तो अब क्या डिसाइड हुआ था, कैसे होगा पार्टीशन। अब पार्टीशन करना था हमारी कंट्री का, तो जो ब्रिटिशर्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने कैसे सोचा कि हमारी कंट्री का पार्टीशन कैसे करा जाएगा। तो दे डिसाइडेड दैट हमारा पार्टीशन कैसे होगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस मेजॉरिटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पार्टीशन किस प्रिंसिपल पे करा था, रिलीजियस मेजॉरिटी के प्रिंसिपल पे करा था। अब इसका मतलब क्या होता है रिलीजियस मेजॉरिटी का, सिंपल गाइस, ये कह दिया गया कि इंडिया में देखो दो प्रकार के लोग हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम। तो वो एरिया जहाँ पे हिंदूज ज़्यादा हैं, हिंदूज मेजॉरिटी में है, तो वो तो हम इंडिया को ही रखेंगे, और जिन एरियाज़ में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको हम पाकिस्तान बना देंगे। ये डिसाइड करा सभी ने कि भैया कैसे बना देंगे हम, कि जो एरिया में मुस्लिम ज़्यादा है उसको पाकिस्तान बना देंगे, रेस्ट तो इंडिया के साथ ही रहने वाला है। ये आइडिया दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है कि हाँ जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा पाकिस्तान बना देंगे, बट इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट था और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने आई। तो यही हमें पढ़ना है अपने नेक्स्ट टॉपिक में कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने आई पार्टीशन के प्रोसेस के दौरान, ठीक है। कह दिया गया रिलीजियस मेजॉरिटी में पार्टीशन कर देंगे, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पाकिस्तान, बाकी सब इंडिया का। तो वो कहना बहुत आसान था, करना बहुत मुश्किल था। क्यों था, लेट अस सी 4 to 5 रीजन है जो आपको पूरा प्रूफ कर देगा दैट यस पार्टीशन करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। और तभी जब पार्टीशन होता है तो जो हमने सिचुएशन देखी, देयर वर सो मेनी पीपल हु डाइड, सो मच वायलेंस, तो वो सब उसी का इफेक्ट था, ठीक है। तो पार्टीशन करना क्यों मुश्किल था, क्या कह दिया कि रिलीजियस मेजॉरिटी पे पार्टीशन कर दिया जाएगा, जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तान, जहाँ पे हिंदू ज़्यादा है वो इंडिया में ही रहने वाला है, ये डिसाइड करा गया था। बट गाइज देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। एक बेल्ट नहीं थी, सिर्फ एक जगह नहीं थी जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा पॉपुलेशन में थे, इनफैक्ट 2 जगह थी, ठीक है, 2 जगह थी। वन इन द ईस्ट थी, एक ईस्ट थी जहाँ पे अभी हमारा प्रेजेंट डे बांग्लादेश है ना, बंगाल की तरफ वाला, एक ईस्ट में बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी, एंड वन वॉज इन द वेस्ट जहाँ पे अभी हमारा प्रेजेंट पाकिस्तान है, एक थी वेस्ट में, ठीक है। तो 2 जगहों पे मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी। तो ये डिसाइड करा गया कि जो नया पाकिस्तान बनेगा, जो कंट्री पाकिस्तान बनेगी, इट विल कॉम्प्रोमाइज 2 बाउंड्रीज, 2 होंगे, एक होगा ईस्ट पाकिस्तान, फिर पूरा इंडिया, फिर होगा वेस्ट पाकिस्तान। एक बार मैप पे चल के मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारी बुक में ही मैप दिया गया है इस चीज़ का कि किस तरीके से जो है पार्टीशन करा था। सो लेट्स गो ऑन टू दैट मैप, वहाँ से हम देखेंगे। ये देखो गाइस क्या डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हुआ, ये देखो देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। 2 जगहें थी जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, एक गाइज यहाँ पे ये वाला एरिया वेस्ट में जहाँ पंजाब है, ठीक है, और दूसरा यहाँ जहाँ बंगाल है ईस्ट में।
तो कैसे पार्टीशन हुआ, क्या डिसाइड करा कि 2 पाकिस्तान बनाए जाएंगे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, बीच में हमारा ये सारा हमारा इंडिया, ऐसा डिसाइड करके हमारा पार्टीशन कराया गया था। तो सोचो कितना डिफिकल्ट रहा होगा ये कि इधर भी पाकिस्तान इधर भी पाकिस्तान, बीच में हमारा इंडिया। बाद में जो है ये ईस्ट पाकिस्तान लेटर ऑन ये बांग्लादेश बन जाता है, अभी बांग्लादेश है। अब वो बांग्लादेश कैसे बनता है वो अभी आप अपने 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में पढ़ लोगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं वापस हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो पहली प्रॉब्लम देख ली कि कह दिया जहाँ पे रिलीजियस मेजॉरिटी है, जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, वहाँ हम पाकिस्तान बना देंगे, बट वो इम्प्लीमेंट करना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि एक बेल्ट नहीं थी मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन की, 2 बेल्ट्स थी। तो क्या कहा, 2 पाकिस्तान बनाए जाएंगे। अब सेकंड डिफिकल्टी ये थी गाइस, नॉट एवरी मुस्लिम वांट टू बी इन द पाकिस्तान। कुछ ऐसे मुस्लिम्स भी थे, कुछ ऐसे मुस्लिम पॉपुलेशन भी थी जो कहते थे हमें तो भारत में ही रहना है। फॉर एग्जाम्पल खान अब्दुल गफ्फार खान, अब 1 मार्कर्स आएंगे यहाँ से चैप्टर में, ठीक है। नाम क्या है उनका, एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था और उनके लीडर कौन थे उस मेजॉरिटी एरिया के, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। 1 मार्कर क्वेश्चन 2-3 है यहाँ पे। खान अब्दुल गफ्फार खान लीडर का नाम है, उनको बोला जाता है फ्रंटियर गांधी। कहाँ के लीडर थे वो, NWFP के। NWFP के पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। NWFP क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ये एक मुस्लिम एरिया के, मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया के लीडर थे। नाम इनका खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी भी इन्हें बोला जाता है क्योंकि गांधी जी को फॉलो करते थे, ठीक है। बट गाइज ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने। ही वॉज नॉट इन सपोर्ट ऑफ द 2 नेशन थ्योरी। इवन दो ये मुस्लिम थे बट फिर भी ये 2 नेशन थ्योरी के हक में नहीं थे। बट गाइज जो है इन हमारा पार्टीशन तो हो जाता है ना, तो ये भी प्रॉब्लम थी सेकंड की, नॉट एवरी मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन वांटेड कि जो है हमारा पार्टीशन हो। अब तीसरी जो थी प्रॉब्लम और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम से हमारी 3-4 और प्रॉब्लम निकल कर आती है। जितना भी वायलेंस हमारे यहाँ होता है इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि देखो गाइस, 2 एरियाज थे जहाँ पे मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा थी। एक था वेस्ट में जिसको हम कहते हैं पंजाब में थी, ठीक है, और एक था यहाँ पे बंगाल में, ईस्ट साइड में बंगाल में। यहाँ पे मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा थे। बट गाइज मुस्लिम लोग थे इसका मतलब ये नहीं था कि नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं थी, नहीं। पंजाब में बहुत सारे हिंदूज़ एंड सिख्स भी रहते थे, बंगाल में भी और भी बहुत सारे जो है नॉन मुस्लिम लोग रहते थे। तो जब पार्टीशन होने का बात करी, कहा कि ये पंजाब जो है पाकिस्तान की साइड चला जाएगा, बंगाल जो है ये भी पाकिस्तान की साइड चला जाएगा, तो जो है ये 2 प्रोविंसेस के जो लोग थे जो नॉन मुस्लिम हैं, अब उनका क्या होगा। उनका तो ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लग गया था ना कि वो तो हिंदूज एंड सिख्स हैं, तो उनके साथ क्या होने वाला है, इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था। तो इन्होंने क्या डिसाइड करा कि ये जो पंजाब है जहाँ पे हिंदूज एंड सिख्स वाले एरिया है, और जो बंगाल है जहाँ पे नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ पे रीजनल लेवल पे भी और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बाइफिकेशन करा जाएगा, ठीक है। तभी गाइज आज के समय पे 2 पंजाब है, एक पाकिस्तान में भी पंजाब है और एक इंडिया में भी पंजाब है, ठीक है। तो ये बोला गया कि अगर ऐसा एरिया है पंजाब में जहाँ पे मुस्लिम है, वहाँ हम पाकिस्तान में कर देंगे, और पंजाब के जिस एरिया में हिंदूज है वो आ जाएगा इंडिया में। ये सब डिसाइड करा गया कि रीजनल लेवल पे भी, एक तो पूरी कंट्री का तो बाउंड्रीज मार्क होकर पार्टीशन हो गई, पंजाब के अंदर भी रीजनल लेवल पे, बंगाल के अंदर रीजनल लेवल पे भी हम पार्टीशन करेंगे, बाउंड्रीज मार्क करेंगे। बट ये सब चीज़ें जो है, ये कहना कि हम जो है रीजनल लेवल पे पार्टीशन करेंगे, ये सब चीज़ें 14-15 अगस्त जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली तब तक डिसाइड नहीं हुई थी। उस दिन तक, जिस दिन हमारी आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस दिन पे पंजाब और बंगाल में जो लोग रह रहे थे और इंडिया में जो मुस्लिम्स रह रहे थे, ठीक है, सब लोगों को पता ही नहीं था गाइस कि वो कहाँ का हिस्सा बन चुके हैं अब। इवन वो लोग जो आज़ादी का इतना जो है वेट कर रहे थे, वो अब आज़ादी मिलने के बाद अपने ही घरों में खुद को एलियन समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि क्या कह दिया गया था, अभी और पार्टीशन होगा। तो 14-15 अगस्त को देयर वाज लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उन्हें यही नहीं पता था कि अब वो इंडिया का पार्ट है या पाकिस्तान का पार्ट है। द पार्टीशन ऑफ दीज 2 प्रोविंसेस कॉल्ड द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। तो पंजाब और बंगाल का जो पार्टीशन हुआ, वो सबसे बड़ा ट्रॉमा जो है हमारे सामने लेकर आती है। क्यों? क्योंकि बोला गया रीजनल लेवल पे आप लोगों का जो है पार्टीशन होगा, बट 15 अगस्त तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, पंजाब में जो हिंदू सिख रह रहे हैं, ईस्ट बंगाल में जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, इंडिया में कई मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, वो अपने ही घरों में जिनसे वो सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे खुद को एलियन की तरह समझ रहे थे। एंड यू नो क्या हुआ, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे गवर्नमेंट के वायलेंस जो है आउटब्रेक होने लगता है। तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे गवर्नमेंट के लोगों को रातों रात अपने घरों से जो कुछ भी सामान ज़रूरी वो उठा सकते थे, उसको लेकर जो है
माइग्रेट करना पड़ा पाकिस्तान तक, मुस्लिम्स गए, हिंदूज एंड सिख्स इंडिया आए, ठीक है। तो इस तरीके से रातों रात लोगों को बहुत शॉर्ट नोटिस पे अपने घरों से भागना पड़ा। मीनवाइल जब वो रास्ते में जा रहे थे तो इतना वायलेंस आउटब्रेक हुआ, इतने दंगे हुए एंड सो मेनी पीपल डाइड, ठीक है। तो ये सब था प्रोसेस ऑफ पार्टीशन और इतना डिफिकल्ट था। तो यहीं पे गाइस हमारी फोर्थ प्रॉब्लम बता रखी है। द फोर्थ प्रॉब्लम वाज दैट माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ बॉर्डर। माइनॉरिटी क्यों बोल रहे हैं अब देखो, अब पाकिस्तान वाला एरिया जो था वहाँ पे जितने हिंदूज एंड सिख्स थे वो वहाँ की माइनॉरिटी बन गए थे, और जो इंडिया था, इंडिया में जितने मुस्लिम्स थे वो इंडिया की माइनॉरिटी बन गए थे। तो ये बोला गया माइनॉरिटीज ऑन द बोथ साइड, इधर हिंदू और सिख पाकिस्तान में कहो, इधर मुस्लिम कहो इंडिया में, या इंडिया के पंजाब और बंगाल वाली साइड पे, हर जगह पे लोग खुद को ट्रैप महसूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें यही लग रहा था दे आर एलियंस इन, ये अपने घर में जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ उस जिस घर में रह के उन्होंने आज़ादी की लड़ाई जो है लड़ी थी, वहीं से अब उन्हें पता ही नहीं है कि अब वो कहाँ के होने वाले हैं। और ये देखो इस बॉक्स में बता रखा है, किसी भी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हमारा पार्टीशन का जो है कॉन्सिक्वेंस हमें मिलेगा, इतनी किलिंग्स होंगी, इतनी प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, इतने लोगों की जो है मृत्यु हो जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था, इतने दंगे होंगे, ठीक है। माइनॉरिटीज़ को अपने घरों से, पर समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, तो माइनॉरिटीज़ को अपने घरों से, चाहे हिंदू सिख्स हो, दूसरी साइड से यहाँ हमारे पाकिस्तान जाने के लिए मुस्लिम्स हो, दोनों ही साइड की जो माइनॉरिटीज़ थी उनको अपने घरों से जो है बहुत शॉर्ट नोटिस पे निकलना पड़ा। वही आपने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी होंगी कैसे लोग अपने घरों से रातों रात भागे थे, ठीक है। तो वही चीज़ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की 4 प्रॉब्लम हमने पढ़ ली। पहली प्रॉब्लम क्या थी? कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं थी। चलो एक बार आपको लिख के ही दिखा देती हूँ जिससे हमारा सारा रिविजन होता रहे अच्छे से। तो 5 प्रॉब्लम क्या हुई प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में? पहला, कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी, तो एक बना ईस्ट पाकिस्तान, एक बना वेस्ट पाकिस्तान। सेकंड प्रॉब्लम कि काफ़ी सारे ऐसे मुस्लिम लीडर्स थे, मुस्लिम पॉपुलेशन थी जो पाकिस्तान जो में नहीं जाना चाहते थे, जो टू नेशन थ्योरी को फॉलो नहीं करना चाहते थे। फॉर एग्जांपल NWFP के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के खान अब्दुल गफ्फार खान। थर्ड प्रॉब्लम हमने क्या देखी? जो पंजाब एंड बंगाल है उनका रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टीशन होना था, बट वो पार्टीशन 14-15 अगस्त तक नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस वाले डे तक वो जो है नहीं हुआ था। तो इससे फोर्थ प्रॉब्लम हमारी राइज होती है, थर्ड प्रॉब्लम से फोर्थ प्रॉब्लम राइज होती है कि जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिला तो माइनॉरिटीज़ ऑन द बोथ साइड ऑफ बॉर्डर वो कन्फ्यूजन में थे कि भैया वो कौन से देश का हिस्सा है, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्हें बोला कि अपना घर छोड़ के उन्हें भागना है। एंड उस दौरान जब वो जा रहे होते हैं तो बहुत वायलेंस आउटब्रेक हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, सो मेनी पीपल डाइड। तो ये 4 प्रॉब्लम थी प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की। तो विद दिस अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। और ये एग्जाम में आपका सीधा आ सकता है ये क्वेश्चन फॉर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये लॉन्ग आंसर में डायरेक्ट आता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, राइट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। तो इसे बहुत अच्छे से समझ लो। तो गाइस पार्टीशन का जब आप आंसर लिखोगे तो उससे पहले पार्टीशन की हम एक स्टेटमेंट लाइन देंगे, क्या था पार्टीशन, कितना पेनफुल था, और पार्टीशन को एक्चुअली में बोला क्या जाता है। तो हमारी इंडियन हिस्ट्री में ना पार्टीशन को, ये इस ईयर को 1947 में मोस्ट, आप कह सकते हो क्या लिखा है, मोस्ट अनप्लान्ड एंड ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। मोस्ट अनप्लान्ड था ये, और सबसे ट्रैजिकल ट्रांसफर था पॉपुलेशन का हमारी कंट्री में, ठीक है। इस ईयर में कितनी लोगों की जाने गई थी, कितने दंगे हुए थे, अभी धीरे धीरे हमें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या था पार्टीशन का कि जो है देयर वर किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। बॉर्डर के दोनों साइड पे, इधर इंडिया वाला एरिया हो या पाकिस्तान वाला एरिया हो, दोनों ही जगहों पे लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। दूसरा, इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कम्युनिटी, रिलीजन के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे लोग एक दूसरे को मार रहे थे। हिंदूज एंड मुस्लिम के बीच में दंगे हो रहे थे, रिलीजन के बेसिस पे दंगे हो रहे थे, और कितने ही लोगों की उसमें जाने जा रही थी। सिटीज़ जो थी लाहौर एंड कोलकाता वो कम्युनल जोन्स बन गए थे। तीसरा कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता जो बंगाल में था, ठीक है, ये जो सिटीज़ थी ये क्या बन गए थे? कम्युनल जोन, क्योंकि इनका भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बाइफिकेशन होना था जो अभी तक हुआ नहीं था। तो यहाँ कम्युनल जोन बन गया था, यानी कि जो मुस्लिम वाले एरिया थे वहाँ हिंदूज एंड सिख्स नहीं जाते थे, और जो हिंदू और सिख वाले एरिया थे वहाँ मुस्लिम नहीं जाते थे। और यही वो एरियाज थे जो बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे होने शुरू हो गए थे, और यही वो एरियाज थे जहाँ पे बहुत शॉर्ट नोटिस पे लोग अपने घर से जो है भागे, ठीक है, अपने बच्चों को लेकर, अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर लोग भागे। रास्ते में उनको जो है किल करा गया, दंगा हो गया, और जो है जब जैसे तैसे करके जब लोग जो है एक दूसरी कंट्री पहुँचे भी, जैसे हिंदू एंड सिख इंडिया पहुँचे और मुस्लिम लोग पाकिस्तान पहुँचे, तो वहाँ पे भी जाके उनको और डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस झेलने पड़े। उन्हें अपना जीवन व्यतीत कहाँ करना पड़ा? रेफ्यूजी कैंप्स में। अपने सारा घर बाहर उन्हें छोड़ के रेफ्यूजी कैंप्स में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इन रेफ्यूजी कैंप्स दे ट्रैवल टू द अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन, इवन बाय फुट, एंड वर ऑफन अटैक्ड, किल्ड और रेप्ड। तो ये प्रॉब्लम देखो, तो रातों रात वो अपने घरों से भागे,
ठीक है, रेफ्यूजी कैंप्स में जाने के लिए भागे, अपनी जान बचाकर रेफ्यूजी कैंप्स में जाने के लिए भागे, तो उनके पास कोई साधन भी नहीं था जाने का, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था। क्या था गाइस, कुछ लोगों को जैसा कोई पैदल जा रहे थे किसी बुलक कार्ट पे, कुछ लोग ट्रेन पे जा रहे थे। आपकी बुक में फोटो दे रखी है पूरे के पूरे ट्रेन में कैसे लोग जो है सब दे आर क्लाइंबिंग ऑन द ट्रेन, और कई बार तो उन ट्रेन पे ही अटैक कर दिया जाता था, ट्रेन में सभी लोगों को मार दिया जाता था। तो ऐसा भी हुआ हमारे पार्टीशन के टाइम पे। तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन से लोग पैदल जा रहे थे, कोई बुला कार्ट पे जा रहा था, कोई ट्रेन से जा रहा था, और उस दौरान भी उनको नहीं पता था कि वो सेफली पहुंच पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि रास्ते में भी उन पर अटैक हो रहे थे। ठीक है, जो वुमेन की बात स्पेशली हमें पता रखी है, जो वुमेन थी गाइज, उनको किडनैप कर लिया जाता था रास्ते में से, दे वर रेप्ड, दे वर टॉर्चर्ड, और साथ ही के साथ कुछ ऐसी फैमिलीज़ के बारे में बता रखा है, उन्होंने अपने घर की वुमेन जो थी, जो लेडीज़ थी, जो लड़कियां थी, उनको ऑनर किलिंग के तहत मार दिया, यानी कि उन्हें जो है उनको घर की इज्जत बचाने के लिए मार दिया, क्योंकि रास्ते में जैसे जैसे जो है वुमेन जा रही थी तो उनको किडनैप करा जा रहा था, ईदर दे वर किल्ड और ईदर दे वर रेप्ड। तो इसीलिए कई जगहों पे तो ऑनर किलिंग के लिए भी वुमेन को मार दिया गया था। अगर छोटे छोटे बच्चों की बात करें तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो ऑफन हो गए थे, जो रास्ते में अपने माता पिता से बिछड़ गए थे, जिन्होंने खुद जो है देखा किस तरीके से उनके पेरेंट्स जो है वो सेपरेट हुए, वो उनके पेरेंट्स की डेथ उन्होंने देखी एंड व्हाट नॉट। ठीक है, तो दिस वॉज द पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। एंड जो है गाइज, आफ्टर द पार्टीशन जब बहुत सारे लोग, लैक्स ऑफ रेफ्यूजीज जो थे, जब पहुंचते भी हैं, जैसे हिंदुस्तान में जब पहुंचे हिंदूज एंड सिख्स, और जब पाकिस्तान में गए मुस्लिम्स, तो उनके लिए फ्रीडम मतलब क्या हुआ, उनके लिए आज़ादी मतलब क्या हुआ, लाइफ इन द रेफ्यूजी कैंप्स फॉर मंथ्स। बहुत सारे, इनफैक्ट कई जो रेफ्यूजी कैंप्स थे सालों तक, महीनों तक, ऐसा थोड़ी है वो जब दूसरी कंट्री में आए तो उनके लिए कुछ बहुत रेडी पड़ा और वो जाके रह लेंगे, नहीं, सालों तक, महीनों तक उनके लिए क्या था, रेफ्यूजी कैंप्स में लाइफ। तो राइटर्स ने और पोएट्स ने गाइस इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ये जो हमारा, आपने काफ़ी सारे, मैंने आपको जब ये पार्टीशन वाला एग्जांपल दिया तो मैंने आपको बहुत सारा मूवीज़ का एग्जांपल दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से राइटर्स ने भी, पोएट्स ने भी अपनी मूवीज़ के थ्रू, प्लेस के थ्रू और अपने नॉवेल्स के थ्रू, शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू ये जो पेनफुल प्रोसेस था ना पार्टीशन का, किलिंग का, सफरिंग का, वो शो करा है, तभी हमने भी देखा है। एंड वाइल रिकाउंटिंग ऑल दिस, ये जो कुछ भी पार्टीशन के दौरान हुआ, तो जो सर्वाइवर्स हैं पार्टीशन के, जिन्होंने पार्टीशन को सर्वाइव करा, वो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एज द डिवीजन ऑफ हार्ट्स। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि पार्टीशन को क्या कहा जाता है, डिवीजन ऑफ हार्ट, यानी कि हमारे दिल का टुकड़ा ही हमारे से अलग हो गया। डिवीजन ऑफ हार्ट्स बोला जाता है इस पेनफुल प्रोसेस ऑफ पार्टीशन को। ठीक है, अब पार्टीशन गाइस खाली पॉपुलेशन का नहीं हुआ था, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही इधर से उधर मूव करे थे, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी पार्टीशन हुआ था। जो लाइबिलिटीज़ थी, जो एसेट्स थे, उन सब का भी पार्टीशन हुआ था। इवन बुक में एग्जांपल दे रखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस था, जो ऑफिस का जो है चीज़ें होती है ना, जो यूज़ होती हैं, जैसे कि टेबल हो गए, चेयर हो गए, टाइपराइटर, पेपर क्लिप, बुक, म्यूजिकल बैंड, पुलिस बैंड के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनका भी पार्टीशन हुआ था। पूरे रजिस्टर्स बने होंगे, सोचो आपकी इतनी पेपर क्लिप्स जाएंगे पाकिस्तान, इतनी इंडिया में रहेंगी, इतने इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया के, इतने पाकिस्तान के, इवन इतने लेवल पे भी हमारा पार्टीशन हुआ था। एंड गाइस, इस पार्टीशन में जो है, अगर हम टोटल देखें, हम कहते हैं कि ये बहुत पेनफुल था, तो हमारे पास फुल ऑन स्टैट्स हैं दैट ड्यूरिंग द पार्टीशन 80 लाख लोगों ने माइग्रेट करा था, एंड 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन दिस पार्टीशन। 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, एंड जो है 80 लाख पीपल ने इस माइग्रेशन करा था अक्रॉस द कंट्रीज, एंड उसके बीच में 5 से 10 लाख लोगों की जान भी चली गई थी। तो दिस इज नोन एज द पेनफुल प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, और आपने कॉन्सिक्वेंस भी पार्टीशन का देख लिया है। तो चलो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले एक और चीज़ हमें समझनी है। तो देखो, हमारा पार्टीशन हुआ, ठीक है, पार्टीशन का प्रोसेस बहुत पेनफुल था। पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस से हम समझ सकते हैं हाउ पेनफुल वाज आवर पार्टीशन। बट गाइस, पार्टीशन होने के बाद भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था एंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने थी। क्या थी? देखो, पार्टीशन तो टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे हो गया, इवन दो हमारी कंट्री के बहुत सारे लीडर्स टू नेशन थ्योरी को अपोज करते थे। टू नेशन थ्योरी तो आपको समझ में आ ही चुकी है, दैट कहा जाता था दैट देयर आर टू पीपल इन इंडिया, हिंदूज एंड मुस्लिम्स के लिए अलग पाकिस्तान बना दिया जाएगा। तो अब जब पार्टीशन हो गया था, मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान बना दिया गया था, तो अब ये क्वेश्चन मार्क लग गया था, व्हाट अबाउट इंडिया?
इंडिया अब कैसे चलेगा, ठीक है। अब इंडिया में किस तरीके से जो है बाकी रिलीजन के लोगों को जो है डील करा जाएगा। जो बट गाइस देखो, हमारी कंट्री के जितने भी लीडर्स थे वो बहुत कमिटेड थे इस चीज़ पर। क्या थी, अभी आगे आपको समझाती हूँ। तो पहले क्वेश्चन मार्क बताती हूँ क्या लगा था। तो आफ्टर द पार्टीशन ये क्वेश्चन मार्क लगा। नाउ व्हाट अबाउट अदर पीपल। इवन आफ्टर द पार्टीशन भी अगर हम देखें तो इवन आफ्टर द पार्टीशन 1951 में हमें पता चला पार्टीशन करा गया था एंड इट वाज सेड दैट जो है पाकिस्तान बना दिया जाएगा फॉर मुस्लिम्स। बट इवन आफ्टर द पार्टीशन हमारी कंट्री में देयर वर 12% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। हमारी कंट्री में अभी भी 12% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, 12% मुस्लिम पॉपुलेशन अभी भी थी। एंड साथ ही के साथ में गाइस दे वर नॉट ओनली मुस्लिम, इवन बाकी धर्मों के लोग भी इंडिया में रहते थे, जैसे कि सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पारसीज हो गए, ज्यूज हो गए, मुस्लिम हो गए और हिंदूज भी थे। तो अब ये क्वेश्चन मार्क था कि भाई अब जो है ये जो इतना टू कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए ड्यूरिंग द पार्टीशन, अब ये क्वेश्चन मार्क था कि इंडिया में जो बाकी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं अब उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उनको कैसा जो है स्टेटस मिलेगा हमारी कंट्री में, अब क्या होगा सभी के साथ। तो गाइज हमारी कंट्री के जितने लीडर्स थे वो इस बात पे बहुत ज़्यादा कमिटेड थे और उन्होंने एक सीधा रिप्लाई हमारी जो है पूरे वर्ल्ड को भी दिया और हमारी कंट्री में वो इम्प्लीमेंट करा। वो क्या है, दैट इंडिया विल बी अ सेक्युलर नेशन। इंडिया क्या बनेगा, एक सेक्युलर नेशन बनेगा हमारी कंट्री में। चलो मैं पहले आपको उस बॉक्स पे लेकर जाती हूँ। बॉक्स में गिवन है जितने भी लीडर्स थे हमारे नेशनल मूवमेंट के इवन आफ्टर अ पार्टीशन, वो इस बात पे बिल्कुल जो है कमिटेड थे दैट हमारी कंट्री में हर रिलीजन के लोगों को इक्वली ट्रीट करा जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो दैट इंडिया की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे हमने क्लियरली एंश्राइन करा कि हमारी कंट्री में रिलीजन को बेसिस नहीं बनाया जाएगा सिटीजनशिप का, चाहे हम मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या फिर क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, किसी भी धर्म को हम मानते हो, हमारी सिटीजनशिप हमें एक ही क्राइटेरिया पे मिलेगी। वो क्या है, इफ़ वी ऑल आर इंडियन, हम इंडिया के में जो है रहे हैं, इफ़ वी आर इंडियन तो हमें हमारी सिटीजनशिप मिल जाएगी। हमारी कंट्री में किसी भी एक रिलीजन को महत्वता नहीं दी जाएगी, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल और रिलीजन के बेसिस नहीं होगा हमारी कंट्री में सिटीजनशिप मिलने का। ये चीज़ हमारे नेशन के लीडर्स ने बहुत क्लियर कर दी थी आफ्टर द पार्टीशन और ये चीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली एंश्राइंड है, बहुत ब्यूटिफुली चेरिश करके लिखा गया है इस चीज़ को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। हमारी कंट्री में सभी धर्मों के लोग एक साथ जो है रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो पार्टीशन के बाद जब ये क्वेश्चन मार्क लगा कि इंडिया में बाकी धर्म के जो लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग जो रहते हैं उनके साथ कैसा स्टेटस, कैसा उनके साथ व्यवहार करा जाएगा, तो हमारी कंट्री के लीडर्स ने आंसर करा था क्या, दैट इंडिया शुड नॉट बी अ कंट्री दैट गिव सुपीरियर स्टेटस टू एडहेरेंट्स ऑफ वन फेथ एंड इन्फीरियर टू प्रैक्टिस अनदर। दैट हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होगा कि एक फेथ को फॉलो करने वाले लोगों को सुपीरियर स्टेटस दिया जाएगा और दूसरे फेथ को फॉलो करने वाले, दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को इंफीरियर स्टेटस दिया जाएगा। ऑल सिटीजन्स विल बी इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन। हर एक रिलीजन के लोग इक्वल होंगे एंड जो है हमारी कंट्री की सिटीजनशिप जो है वो हर एक सिटीजन को मिलेगी। जो भी इंडिया में रहते हैं उनको जो है इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनकी जो सिटीजनशिप उन्हें मिलेगी वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं मिलेगी। एंड इस चीज़ को जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से एंश्राइन करा है एज सेक्युलरिज्म। हम अभी 11th क्लास में तो पूरा चैप्टर भी पढ़ के आए हैं सेक्युलरिज्म का। तो यस, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइन है दैट इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन एंड ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल। ओके, तो चलो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज महात्मा गांधी सैक्रिफाइस। तो इस चैप्टर में हम हमारे नेशनल लीडर, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे एंड जो जो सैक्रिफाइस उन्होंने करे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एंड उनकी मृत्यु कैसे होती है ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन गाइस। तो जो है जब पता है आपको, जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, जब सब जगह लोग बहुत खुश थे, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था कि इंडिया आज़ाद हो गया है, तो उस समय पे जो हमारे गांधी जी हैं उन्होंने किसी भी आज़ादी के जश्न में जो है हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया गाइस? तो देखो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो बहुत ज़्यादा सैड थे। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने प्रिंसिपल सभी को सिखाए, इवन ब्रिटिशर से लड़ने के लिए भी उन्होंने हमें क्या जो है आप कह सकते हो रास्ता दिखाया था, मार्ग दिखाया था, वो किस चीज़ का था? सत्याग्रह करने का, नॉन वायलेंस का। और जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो इंडिया में जो है किस तरीके से कम्युनिटीज़ के जो लोग थे आपस में वायलेंस हो रहा था, दंगे हो रहे थे, तो वो चीज़ महात्मा गांधी नहीं देख पा रहे थे। उनके प्रिंसिपल्स उन्हें दिख रहे थे कि कोई लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, सब लोग वायलेंस कर रहे थे, दंगे हो रहे थे, तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सैड थे।
महात्मा गांधी जी, इसलिए वो किसी भी जश्न में हिस्सा नहीं लेते हैं। इनफैक्ट वो क्या कर रहे थे गाइस, वो उन सिटीज़ में जा रहे थे जहाँ दंगा बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो उन सिटीज़ में जा रहे थे, वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो दंगे ना करे। एंड गांधी जी जिस जिस सिटी में जाते थे वहाँ एक इफेक्ट दिखता था, मैजिकल इफेक्ट दिखता था। गांधी जी को सभी धर्मों के लोग मानते थे, इधर हिंदूज हो इधर मुस्लिम्स हो, वो गांधी जी की बात को मानते थे, उन्हें सुना करते थे। तो गांधी जी जहाँ जहाँ गए वहाँ पे इफेक्ट भी दिखा, दैट दंगे वहाँ होने बंद हो गए थे जैसे ही गांधी जी वहाँ जाते थे और वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करते थे। तो जिस समय हमें आज़ादी मिली उस समय पे गांधी जी कहाँ थे गाइस, गांधी जी कोलकाता में थे, और वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है राइट्स हो रहे थे, गांधी जी वहाँ की सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे थे। वो और हिंदू और मुस्लिम को परसुएड कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम्स आपस में वायलेंस ना करें। एंड इनफैक्ट गांधी जी के वहाँ जाने का फ़ायदा भी दिखता है। कोलकाता में जब इंडिपेंडेंस डे हुआ और इंडिपेंडेंस मिली हमारे को, तो उस दिन पे जो हिंदू और मुस्लिम थे पीसफुल एंड हार्मनी के साथ में सभी ने वहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करा। ठीक है, अब गाइस गांधी जी जो थे वो क्या करते थे, इवनिंग प्रेयर्स करते थे, वहाँ पे सभी लोग आते थे और गांधी जी सबको सिखाते थे कि नहीं हमें वायलेंस नहीं करना है, इस समय पे जब हमारा पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस चल रहा था। बट धीरे धीरे गाइस फिर भी दंगे हो रहे थे, तो गांधी जी क्या डिसाइड करते हैं कि वो करेंगे फास्ट अंटिल डेथ। ठीक है, और गांधी जी का फास्ट अंटिल डेथ करने का बहुत इफेक्ट पड़ता था, लोग बहुत प्यार करते थे गांधी जी से, वो गांधी जी की बात को सुनते थे। ब्रिटिशर्स से भी लड़ने के लिए जब उन्होंने सत्याग्रह करे तो उस ज़माने में भी जब गांधी जी फास्ट अंटिल डेथ करते थे उसका भी बहुत इफेक्ट दिखता था। और अब जो है गांधी जी क्या कहते हैं कि मैं फास्ट अंटिल डेथ करूंगा जब तक वायलेंस होना पूरी कंट्री में से बंद नहीं हो जाता है। तो गांधी जी डिड फास्ट अंटिल डेथ वंस अगेन। एंड फिर गांधी जी 1 महीने बाद देखो कहाँ चले जाते हैं, 1 मंथ बाद गांधी जी जाते हैं दिल्ली। क्यों? क्योंकि दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था हिंदूज मुस्लिम कम्युनिटी में, तो गांधी जी दिल्ली जाते हैं और वहाँ पे फास्ट अंटिल डेथ करते हैं जिससे कि दिल्ली में भी दंगे जो हैं वो रुक जाए। एंड उसका इफेक्ट भी दिखता है, दिल्ली और दिल्ली के जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे दंगे कम हो जाते हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो आराम से अपने घर जा पाती है, एक पीसफुल इफेक्ट हमें वहाँ पे भी दिखा देता है। ठीक है, बट गाइज देयर वाज सम हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो गांधी जी को जो है खुश नहीं थे, वो गांधी जी से उन्हें जो है पसंद नहीं करते थे। एंड इवन गांधी जी पे बहुत बार जो है असैसिनेशन की भी कोशिश की गई, यानी कि गांधी जी पे अटैक हो, उन्हें मारने की कोशिश की गई। एंड जो है जो हमारी पुलिस थी उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने गांधी जी को प्रोटेक्शन लेने के लिए भी कहा, बट गांधी जी ने प्रोटेक्शन लेने से मना कर दिया। एंड फाइनली क्या होता है, 30 जनवरी को 1948 को जो है शाम को समय था जब गांधी जी अपनी इवनिंग प्रेयर कर रहे थे। गांधी जी यूजुअली इवनिंग प्रेयर करते थे जहाँ पे वो लोगों को समझाते थे, सब लोग आते थे उनकी बात सुनते थे, वो सभी को समझाते थे गिव अप करने के लिए वायलेंस को। तो उसी दिन एक इवनिंग प्रेयर के दौरान क्या हुआ, एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जिनका नाम था नथुराम गोडसे, वो आते हैं और गांधी जी को जो है गोली मार देते हैं। वो 3 बुलेट्स फायर करते गांधी जी पे और गांधी जी की उसी समय मृत्यु हो जाती है। तो इसी के साथ साथ जो है गाइस गांधी जी जिन्होंने इतने सालों तक हम सभी को क्या सिखाया, एक पूरा एक उन्होंने हमें रास्ता दिखाया ऑफ पीस, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, वहीं पे वो चीज़ जो है गांधी जी की उस दिन पे डेथ हो जाती है। एंड वी लॉस्ट आवर फादर ऑफ नेशन। एंड जो गांधी जी की जब डेथ होती है तो उसका का एनसीईआरटी में गिवन है, उसका पूरे ही कंट्री पे मैजिकल इफेक्ट हुआ, इधर पाकिस्तान पे इधर इंडिया पे, ऑल ओवर द कंट्री हमारा जो है मैजिकल इफेक्ट हुआ। पीपल लव्ड गांधी जी, वो गांधी जी को रिस्पेक्ट करते थे सभी लोग। गांधी जी वॉज वन ऑफ द नेशनल लीडर जिनकी वजह से हमें जो है आज़ादी मिली, और आज उनकी ही मृत्यु हो गई थी। तो उसका बहुत मैजिकल इफेक्ट दिखा, जहाँ जहाँ दंगे हो रहे थे सभी जगह दंगे रुक गए एंड सभी लोग बहुत परेशान थे गांधी जी की डेथ से। तो विद दिस गाइज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने पढ़ा गांधी जी के सैक्रिफाइस के बारे में। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक से हमें शुरू करने हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो हमारी कंट्री ने फेस करे थे। तो अभी तक हमने सबसे पहला चैलेंज ही अभी कवर करा है, टू शेप अ नेशन वाला, और किस तरीके से गाइस पार्टीशन हुआ। अब हम पढ़ेंगे गाइस अपना दूसरा चैलेंज जो हमारे सामने था। जब अंग्रेज गए थे तो गाइस पहला तो इन्होंने पार्टीशन करवा दिया, उसके बाद इन्होंने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, पार्टीशन, डिवीजन ऑफ हार्ट, सो मेनी पीपल डाइड। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्या थी, दैट वाज रिलेटेड टू द प्रिंसली स्टेट। तो चलो पढ़ते हैं अपनी सेकेंड प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो अब ये प्रिंसली स्टेट होती क्या है, तो चलो सबसे पहले आपको ये समझाती हूँ। तो देखो जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया क्यों कह रहे हैं, यानी कि जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे उस ज़माने में जो हमारा इंडिया था, तो वो इंडिया कैसे डिवाइडेड था, 2 तरीके की स्टेट्स में डिवाइडेड था। आजकल हमारी कितनी स्टेट्स है, बहुत सारी स्टेट्स है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। तो पहले ज़माने में हमारी स्टेट्स 2 तरीके से डिवाइडेड थी। एक होती थी ब्रिटिश इंडिया की स्टेट्स, इनको बोला जाता था ब्रिटिश प्रोविंसेस। गए स्टेट को प्रोविंस भी हम कह देते हैं। तो एक होती थी ब्रिटिश प्रोविंसेस और दूसरी होती थी
प्रिंसली स्टेट्स, क्या होती थी दूसरी, प्रिंसली स्टेट्स होती थी। तो ब्रिटिश प्रोविंस क्या होती थी, वहाँ पे ब्रिटिशर्स, BP लिख रही हूँ गाइस मैं, ब्रिटिश प्रोविंस पे जो ब्रिटिशर्स होते थे डायरेक्ट पूरा कंट्रोल करते थे अपना। इन ब्रिटिश प्रोविंसेस की चाहे इंटरनल अफेयर्स देखने हो कि राज्यों के अंदर क्या चलेगा, क्या टैक्स लिए जाएंगे लोगों से, क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहेगा, क्या कम्युनिकेशन, क्या डिफेंस रहेगा, इंटरनल अफेयर्स हो या एक्सटर्नल अफेयर हो, सब कुछ जो है ब्रिटिशर्स खुद देखते थे। कहाँ पे, ब्रिटिश प्रोविंसेस में। ब्रिटिश प्रोविंसेस के एग्जांपल अगर आपको एग्जाम में लिख रहे हो तो ये जो येलो से मार्क्ड है वो ब्रिटिश प्रोविंस है। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस जो अभी आजकल हमारा यूपी है, वो पहले यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, ये एक ब्रिटिश प्रोविंस थी। यहाँ आप देख सकते हो बॉम्बे, बॉम्बे वॉज अ ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो मद्रास, ये है ब्रिटिश प्रोविंस, यानी कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट एंड फुल कंट्रोल था, ठीक है। तो ये थी ब्रिटिश प्रोविंस। अब दूसरी क्या थी, दूसरी होती थी गाइस प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंस कौन होते हैं, राजा का बेटा। तो प्रिंसली स्टेट मतलब वो स्टेट जहाँ पे राजाओं का रूल था। अब देखो हमारे इंडिया में तो इतने सारे राजघराने थे, इतनी सारी डायनेस्टीज थी, फिर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं और अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ब्रिटिशर सभी राजाओं को नहीं हटा पाए थे। तो कुछ कुछ जो ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पे अभी भी राजा थे, उन्होंने राजाओं के साथ जो है एक अग्रीमेंट साइन कर लिया था, और जो है उन्होंने राजाओं को क्या कहा कि देखो आप जो है क्या करो, हमारे अंडर में रूल करना शुरू कर दो, आपकी गद्दी हम आपसे टोटली नहीं छीनेंगे। प्रिंसली स्टेट में देखो क्या होता था, राजाओं को क्या कह दिया जाता था कि जो है इंटरनल अफेयर्स जो हैं आपके राज्य के आप खुद देख लीजिए, बट जो एक्सटर्नल अफेयर हैं वो तो हम जो है देखेंगे एंड आप हमारे अंडर में रूल करेंगे। तो दिस वॉज इन द प्रिंसली स्टेट। तो हमारे यहाँ कंट्री में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ हैदराबाद, हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट थी जहाँ के रूलर होते थे, राजा थे जिनको निज़ाम बोला जाता था। मैसूर प्रिंसली स्टेट, यहाँ आप देख सकते हो गुजरात, दिस वॉज अ प्रिंसली स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी जहाँ राजा का रूल था, राजा अभी आगे हम पढ़ेंगे। एंड मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट्स थी, तो यहाँ पे राजाओं का रूल था, राजा और ब्रिटिश गवर्नमेंट मिलकर रूल कर रही थी। और दूसरी हमारी प्रोविंसेस थी जहाँ डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का रूल था। तो 1/3 ऑफ द इंडिया का जो लैंड है आप देख रहे हो, प्रिंसली स्टेट इंडिया का 1/3 लैंड जो है वो कवर करती थी, ठीक है। तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स हमारी कंट्री में थी। हाँ तो ठीक है, ठीक, इतना क्यों डिटेल में मैं पढ़ा रही हूँ आपको, प्रिंसली स्टेट क्या थी, क्यों थी, समझो क्यों बताया। तो भैया जैसी हमारे को आज़ादी मिलती है, पार्टीशन होने के बाद ये ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं प्रिंसली स्टेट के सभी राजाओं को एक चॉइस दे देते हैं, क्या कि देखो अब भैया हम तो जा रहे हैं। अच्छा एक और बात बता देती हूँ, क्योंकि ये जो सिस्टम था ना, कौन सा, कि राजा और जो ब्रिटिशर्स हैं मिलकर रूल करेंगे, इसको बोला जाता था पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। क्या बोला जाता था इसको, कई बच्चे कई बार कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं व्हाट इज़ पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो ये जो सिचुएशन थी जिसमें जो है ये देखो आप कि राजा और जो है ब्रिटिशर्स मिलकर रूल कर रहे थे, उसको पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन कहते थे। तो ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, जाते जाते, ठीक है, पार्टीशन के दौरान, इंडिपेंडेंस मिलने के दौरान, ये जाते जाते जो है सभी राजाओं को चॉइस देकर जाते हैं। क्या कहते हैं कि देखो हम जा रहे हैं तो पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन भी एंड हो जाएगा, यानी कि अब आप लोग भी फ्री हो, तुम भी आज़ाद हो, प्रिंसली स्टेट के राजा हो, आप भी आज़ाद हो। और तुम्हारे सामने 3 चॉइसेस हैं, तुम्हें 3 में से जो ऑप्शन अच्छा लगे उसको चूज़ आप कर लेना। क्या 3 चॉइसेस देते हैं वो प्रिंसली स्टेट के राजाओं को। ऑप्शन नंबर 1 कि अपनी खुद की कंट्री बना लो। सोचो गाइस ये क्या ऑप्शन दे दिया कि प्रिंसली स्टेट, कितनी प्रिंसली स्टेट थी उस समय पे इंडिया पे, 565। उन 565 प्रिंसली स्टेट के राजाओं को एक चॉइस दे दी कि चाहो तो अपनी कंट्री बना सकते हो, जैसे पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गई है, तुम भी अपनी एक अलग कंट्री बना लो, ठीक है। इतनी सारी प्रिंसली स्टेट के राजाओं को ये चॉइस दी थी। या फिर चॉइस नंबर बी कि आप इंडिया के साथ आ जाओ, इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ। एंड चॉइस नंबर सी एक और चॉइस दी थी, क्या कि अगर आप चाहो तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये जाते जाते हमारे लिए क्रिएट कर गए क्या। और ये जो हक था सोचने का कि अलग कंट्री बनानी है, इंडिया में रहना है या फिर पाकिस्तान में रहना है, ये जो जनता थी उस प्रिंसली स्टेट की प्रजा थी, उनको नहीं दिया जाता है। सोल डिसीजन राजा पे रख दिया कि राजा सोचेगा इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है या अपनी अलग कंट्री बनानी है। तो दिस वाज द वेरी बिग प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस। अब हमें पार्टीशन हो गया, आज़ादी मिली, और इतना बड़ा एक हमारे सामने अब एक और चैलेंज था फेस करना। वो क्या था कि हमें इन सभी जो है प्रिंसली स्टेट के राजाओं को मनाना था कि आप लोग जो है इंडियन यूनियन का ही हिस्सा रहिए, आप लोग इंडिया से अलग मत होइए, ठीक है। उन सबको मनाना था, अपने टैक्टिक्स लगा के, अपनी स्किल्स यूज़ करके इन सभी राजाओं को बनाना था कि वो इंडिया का ही हिस्सा रहे, वो इंडिपेंडेंट कंट्री ना बने या पाकिस्तान का हिस्सा ना बने। बहुत ही मुश्किल टास्क था ये। देयर वर इन टोटल 565 प्रिंसली स्टेट। तो ये बहुत बड़ी सीरियस टेंशन थी हमारे सामने गाइस। आप सोचो अगर ऐसा हो जाता, अगर ये 556 में से अगर 10 प्रिंसली स्टेट भी अगर कह देती कि हम जो है इंडिया का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो इंडिया तो छोटे छोटे हिस्सों में बंटते चला जाता। तो इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि
कैसे हमने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करा था। तो गाइस, जब हमें इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन ओवरकम करनी थी, तो अभी स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से बाहर निकालने को हमारे सामने एक बहुत बड़े एक लीडर इमर्ज होते हैं एंड वो हमारी हेल्प करते हैं सिचुएशन में से बाहर आने की। उनका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो हमारा एडेड टॉपिक है इस साल, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। क्या? वो इन 565 प्रिंसली स्टेट के राजाओं से जो है हमारी कंट्री में उनको मर्ज करवा लेते हैं। कैसे करवाते हैं? लेट अस सी। ठीक है, तो मैंने अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में तो बता ही दिया है। तो ब्रिटिशर्स ने तो चॉइस दे दी थी कि आप या तो क्या करो, इंडिया बन जाओ के साथ रहो, या पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या अपना जो है इंडिपेंडेंट नेशन बना दो। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ये जो है अनाउंसमेंट करते हैं, तो कुछ दिन बाद ही, उसके अगले ही दिन, जो रूलर्स थे त्रावणकोर के, वो अनाउंस कर देते हैं इंडिपेंडेंस। क्या कहते हैं? हम अपनी अलग कंट्री बनाएंगे। अभी त्रावणकोर कहाँ है मैं आप पे दिखाती हूँ। रूलर ऑफ हैदराबाद उसके अगले दिन कह देते हैं, निज़ाम जो थे हैदराबाद के, हैदराबाद इतनी बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, इतनी रिच प्रिंसली स्टेट थी, वहाँ के निज़ाम क्या कह रहे थे? हम अपनी अलग कंट्री बनाएंगे। ठीक है, जो भोपाल के रूलर्स थे वो भी नहीं चाह रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनना, यानी कि इंडिया का हिस्सा बनना। और ये हमारे सामने इतनी स्ट्रेंज सिचुएशन थी कि आप क्या करें, इतनी बड़ी बड़ी प्रिंसली स्टेट कह रही है इंडिया में नहीं रहना। तो उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमारी कंट्री के लीडर्स बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे कि नहीं भैया, अब हम इंडिया की यूनिटी को और ज़्यादा जो है, हम अपनी यूनिटी को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं। हमारा एक पार्टीशन तो हो गया, बट अभी हमें अपनी पूरी की पूरी कंट्री को बचा के रखना है, हमें इंडिया को यूनाइटेड इंडिया बनाना है। तो इसीलिए जो है हमारी कंट्री के लीडर्स मिलकर प्लानिंग करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो है एफर्ट्स के थ्रू हम अपने इंडिया को यूनाइटेड इंडिया बना लेते हैं। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी है, वो क्या है कि चाहे ब्रिटिशर्स ने राजाओं को चॉइस दे दी थी तुम अलग कंट्री बना लो, बट जो जनता थी ना, जिस भी प्रिंसली स्टेट की जनता थी, हर एक प्रिंसली स्टेट की जनता क्या चाहती थी कि हमें इंडिया के साथ रहना। क्यों? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक रूल होने वाला था। जनता तो इंडिया के साथ ही रहना चाहती थी, बट ये जो रूलर्स थे इनको चॉइस मिली थी, तो ये कर रहे थे प्रॉब्लम क्रिएट। तो वो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होती है, कैसे सॉल्व होती है, लेट अस सी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने, गाइस नाउ वी हैव टू सी दैट, जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है क्या अप्रोच अपने दिमाग में रखी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया, गवर्नमेंट्स अप्रोच टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट। अब आपको ये तो पता है ना कि जो जनता थी उसे इंडिया के साथ ही रहना था, तो गवर्नमेंट की अप्रोच हम देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ने इतने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को डील करा। क्या गवर्नमेंट का अप्रोच, मतलब क्या गवर्नमेंट का माइंडसेट था। जैसे तुम्हारे एग्जाम आने वाले होते हैं तो तुम्हारा एक प्रॉपर माइंडसेट बनता है, यू टेक आउट योर सिलेबस, तुम अपना टाइम कैलकुलेट करते हो, एंड देन यू स्टार्ट स्टडिंग, कितनी लीव्स मिल रही है, तुम सब कुछ कैलकुलेट करते हो, प्रॉस एंड कॉन्स, एंड देन यू स्टार्ट स्टडिंग। वैसे ही हमारे सामने तो इतना बड़ा चैलेंज था कि इन प्रिंसली स्टेट्स को अलग नहीं होने देना है, तो गवर्नमेंट के समय पे क्या माइंडसेट था और क्या अप्रोच थी। तो गाइज, गवर्नमेंट का जो स्टैंड था, जो अप्रोच थी, वो बहुत ज़्यादा फर्म थी। फर्म मतलब बहुत कमिटेड थी हमारी गवर्नमेंट की इंडिया का डिवीजन हम और नहीं होने देंगे। जो मुस्लिम लीग थी, जो थी ना मुस्लिम लीग, वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को अपोज करती थी। कहते थे कि नहीं, आप प्रेशराइज मत करो राजाओं को, जो राजा करे उन्हें करने दो। क्यों? क्योंकि वो तो चाह रहे होंगे ना हमारा और डिवीजन हो जाए। बट हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स एंड स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वो बहुत ज़्यादा कमिटेड थे कि नहीं, मैं अपने इंडिया को और बंटवारा नहीं होने दूंगा, हम इंडिया को यूनाइटेड इंडिया बनाएंगे। एंड ये डिप्लोमेटिक रोल उन्होंने ही परफॉर्म करा था। हर एक प्रिंसली स्टेट के रूलर से जाके उन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन कराया कि नहीं, आप इंडिया का ही हिस्सा हो, जो अभी हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे। अब ये आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 565 प्रिंसली स्टेट के राजाओं से मिलकर एक अग्रीमेंट पे साइन करा के उन्हें इंडिया का हिस्सा बना लिया। बट ये कहने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल था। आप यहाँ देखो, एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि प्रिंसली स्टेट कैसे डिवाइडेड थी। आप देखो, आज के समय का जो ओडिशा है, आज के समय का जो ओडिशा है, जिसको हम पहले उड़ीसा बोला करते थे, वो 26 छोटी स्टेट्स में डिवाइडेड था। यानी कि उड़ीसा में 26 छोटी छोटी स्टेट्स थी। तो समझ लो आप, ऑलमोस्ट 26 राजाओं से जाकर उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन कराना, तो उनसे बातचीत करनी थी कि नहीं, आप इंडिया का ही हिस्सा बनो। अगर हम सौराष्ट्र रीजन देखें, ठीक है, गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन है, वहाँ पे 14 बिग स्टेट्स थी, 14 बिग स्टेट्स थी, बड़ी बड़ी स्टेट्स, जहाँ पे वो 14 बिग जो है किंगडम के जो राजाओं थे उनसे उन्होंने जो है बात करी होगी और उन्हें मर्ज कराया होगा। एंड देयर वर 119 स्मॉल स्टेट्स भी थी, जो जस्ट इमेजिन दिस टास्क, जो इसको परफॉर्म करना था हमारी गवर्नमेंट को, कि इन सभी बड़े छोटी स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करवाना था। ठीक है, तो लेट अस सी कि गवर्नमेंट ने ये काम कैसे करा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये क्या करा था, कैसे करा था ये इतना हिस्टोरिक रोल परफॉर्म, एंड क्या उनके व्यू पॉइंट थे, क्या हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी थी, क्या गवर्नमेंट की अप्रोच थी वाइल डीलिंग विद दिस इशू। सबसे पहली चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट को पता थी, उन्हें ये पता, जैसे आपके एग्जाम आने वाले होते तो आपको पता था अच्छा इतना टाइम मेरे पास है, तो वैसे ही हमारी गवर्नमेंट को इस इशू को डील करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये पता था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट की जो जनता है, वहाँ की जो जनता थी वो इंडिया के साथ ही रहना चाहती थी।
प्रिंसली स्टेट की जनता इंडिया के साथ रहना चाहती थी, इसलिए हमारी गवर्नमेंट बहुत फर्म थी कि हम इंडिया में उन्हें मर्ज कराएंगे। दूसरी चीज़ क्या थी गाइस, अब राजाओं को ब्रिटिशर्स ने तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी थी, क्या कि तुम चाहो तो अपनी अलग कंट्री बना लो। अगर वो अपनी कंट्री बना लेते तो वो जो उनकी मन चाहे मर्जी जो करना चाहे वो कर सकते थे, ये उनको परमिशन दे दी गई थी राजाओं को। तो उन राजाओं को मनाना था कि आप नहीं, आप इंडिया के साथ ही रहिए। तो भाई अब राजा लोगों को भी तो कुछ पावर देनी पड़ेगी, तभी तो वो इंडिया में मर्ज होंगे। तो ये काम हमारे को करना था। गवर्नमेंट ने बहुत जो है कह भी दिया कि गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल रहेगी अपनी अप्रोच में, गवर्नमेंट कुछ ऑटोनॉमी दे देगी कुछ रीजन्स को। ऑटोनॉमी मतलब कुछ डिसीजन लेने की पावर। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा राजाओं को कि अगर आप मर्ज हो गए इंडिया के साथ तो डोंट वरी हिज हाइनेस, डोंट वरी, हम आपको भी कुछ कुछ पावर देंगे। ऐसा नहीं आपकी सारी पावर आपसे छीन ली जाएगी। वी विल अडॉप्ट प्लूरलिटी, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम आपको भी पावर्स देंगे। इस तरीके से हमने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कराया। एंड तीसरी चीज़ ये थी गाइस कि पार्टीशन होने के बाद भी हमारे सामने एक और चैलेंज था। वो क्या था कि अभी भी हमारी जो स्टेट की बाउंड्रीज़ थी, अलग अलग स्टेट की जो बाउंड्रीज़ थी उनको हमें अच्छे से मार्क करना था, जिसके बारे में हम अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी जो देश की जो बाउंड्रीज़ थी स्टेट्स की, जैसे आज के समय पे पंजाब गुजरात की बाउंड्रीज़ कितने अच्छे से मार्क है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर होते आपको पूरा पता चल जाता है। अब जैसे स्टेट है बंगाल में बंगाली बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के बेसिस पे आज के समय में हमारी स्टेट्स बन चुकी हैं। ठीक है, बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ब्रिटिशर्स के ज़माने में स्टेट्स ऐसे वेल डिफाइंड मार्क बाउंड्री नहीं थी। तो अभी हमारी कंट्री को बाउंड्रीज भी बनानी थी, प्रिंसली स्टेट को भी इंटीग्रेट करना, तो देयर वर मेनी थिंग्स दैट हमें फुलफिल करनी थी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन सी ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इंटीग्रेशन कराते हुए। तो देखो ये जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें से बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स ने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे साइन कर दिया था। इंडिपेंडेंस से पहले ही वो मर्ज हो गए थे इंडिया में, उन्होंने कह दिया था हाँ वो इंडिया के साथ ही रहेंगे। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन क्या होता है, सिंपल, अगर मैं कई बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में ये सोचो कि जब इंडिया में मर्ज होना था ना कंट्रीज़ को, तो एक एग्रीमेंट बनाया गया था जिसपे जो राजा होते थे प्रिंसली स्टेट के और इंडिया की गवर्नमेंट साइन कर लेती थी कि ये पक्का हो जाए कि हाँ अब ये कंट्री अलग देश नहीं बनाएगी, अपना इंडिया का ही मेंबर रहेगी। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन साइन करवाए जाते थे राजा लोगों से। ठीक है, विच मेंट दैट देयर स्टेट अग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, की इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन साइन कर दिया मतलब कि हाँ अब इंडिया का पार्ट अब ये बन जाएंगे। तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे साइन 565 में से बहुत सारी प्रिंसली स्टेट में बिफोर इंडिपेंडेंस ही कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत सारे राजाओं से साइन करा लिया था। बट जिन जिन स्टेट्स में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो कौन कौन सी थी, पहली जूनागढ़, दूसरी हैदराबाद, तीसरी कश्मीर, मणिपुर, यहाँ हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो जूनागढ़ में देखो कैसे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई। जूनागढ़ के जो लीडर्स थे उन्होंने भी कहा कि उन्हें इंडिया में नहीं रहना है, तो वहाँ पे ना प्लेबिसाइट कराया गया। प्लेबिसाइट यानी कि एक तरीके से वोटिंग कराई गई, जैसे आपके स्कूल में मॉनिटर के लिए, आपकी क्लास के मॉनिटर के लिए वोटिंग होती होगी कि बच्चे जो है हैंड रेज करके बताते हैं हाँ इसको मॉनिटर बनाना है, वैसे ही वहाँ पे जनता से प्लेबिसाइट के थ्रू पूछा गया कि आपको इंडिया में रहना है या नहीं। तो जनता ने कहा हम इंडिया के साथ ही रहना है, तो थ्रू अ पॉपुलर प्लेबिसाइट जो है जूनागढ़ इंडिया में मर्ज हो जाता है। अब ये तुम्हारा टास्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से ईयर में जूनागढ़ इंडिया में मर्ज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद को बहुत आप कह सकते हो कि मिलिट्री एक्शन के बाद हैदराबाद इंडिया में जो है मर्ज होता है। हैदराबाद का केस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और मणिपुर का भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बट जो कश्मीर है, कश्मीर को कैसे मर्ज कराया जाता है वो हम अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आई थिंक सो जो हमारे 7, 8, 9 वाले जो चैप्टर्स है उनमें हमें कश्मीर इशू के बारे में पढ़ना है, तो कश्मीर वाला आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने जूनागढ़ का मैंने आपको बता दिया, हैदराबाद एंड मणिपुर का हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हैदराबाद और मणिपुर को इंडिया में मर्ज कराया जाता है। तो चलो देखते हैं कैसे हैदराबाद को इंडिया में मर्ज कराया जाता है। तो लेट्स सी हैदराबाद। तो हैदराबाद क्या थी गाइस, हैदराबाद वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट। आप मैप में देखो कितनी बड़ी प्रिंसली स्टेट है हैदराबाद। और अगर हम आज के डेट की देखें तो उस ज़माने में जो हैदराबाद जब प्रिंसली स्टेट थी तो महाराष्ट्र के काफ़ी हिस्से हैदराबाद में आ रहे थे, कर्नाटका के भी, आंध्र प्रदेश के भी काफ़ी हिस्से हैदराबाद में आ रहे थे। तो अगर हम बाउंड्री वाइज देखें, एरिया वाइज देखें तो भी बहुत ही ज़्यादा लार्ज थी हैदराबाद। तो सोचो अगर हैदराबाद ही अलग कंट्री बना लेती तो इंडिया का कैसा डिवीज़न हो जाता ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हैदराबाद को मर्ज कराना इंडिया में। और साथ ही के साथ हैदराबाद बहुत ज़्यादा रिच स्टेट, प्रिंसली स्टेट थी हमारी। इनफैक्ट जो हैदराबाद के निज़ाम होते थे, जो हैदराबाद के राजा थे, रूलर थे, उनको निज़ाम का टाइटल दिया गया था। तो वो बहुत ज़्यादा रिच थे। इनफैक्ट उनको ना रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड थे वो निज़ाम हैदराबाद के। तो पैसा भी बहुत था हैदराबाद पे, एरिया वाइज भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हैदराबाद को हम इंडिया में जो है वो मर्ज कराएं। अब हैदराबाद के निज़ाम जो है गाइस वो एक स्टैंड स्टिल
एग्रीमेंट साइन करते हैं इंडिया के साथ इन नवंबर 1947। तो पहले तो राजा कह देते हैं, यहाँ के निज़ाम जो हैं वो कह देते हैं क्या कि उन्हें इंडियन यूनियन के साथ मर्ज नहीं होना है, वो मना कर देते हैं, उन्हें इंडियन यूनियन के साथ मर्ज नहीं होना है। बट आफ्टर सम डेलिब्रेशंस, कुछ बातचीत होने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं दैट राजा क्या करते हैं, निज़ाम क्या करते हैं, वहाँ के स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर देते हैं इंडिया के साथ इन नवंबर 1947। अब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या होता है, यानी कि उन्होंने 1 साल का यह एग्रीमेंट था। अब इस एग्रीमेंट में क्या होगा कि पूरा 1 साल तक जैसा सब कुछ चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, बट इंडिया से जो लीडर्स हैं बातचीत करने के लिए निज़ाम के पास जाएंगे, निज़ाम के यहाँ से हैदराबाद से कुछ लीडर्स हमारे आएंगे, बातचीत चलती रहेंगी, नेगोशिएशन चलती रहेंगी कि आगे फ्यूचर क्या होगा, कैसे जो है हैदराबाद इंडिया का हिस्सा बनेगा एंड ऑल दैट। पूरा कंट्रोल नहीं ले लिया गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे साइन नहीं हुआ था, बट येस क्या हुआ, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है, इस दौरान कुछ एक्शन नहीं लिए जाएंगे, बस बातचीत होगी कि कैसा जो है आगे का फ्यूचर हमारा डिसाइड होगा, कैसे हैदराबाद इंडिया का मेंबर बनेगा। 1947 में निज़ाम जो है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नेगोशिएशंस करते थे, बातचीत करते थे, तो साल भर का समय था बातचीत करने का। अब इस साल भर के समय के दौरान गाइस आप ये देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो रूलर्स की जो प्रजा थी वो तो इंडिया के साथ ही रहना चाहती थी, तो जो हैदराबाद की प्रजा थी, जो हैदराबाद के जो पॉपुलेशन निज़ाम के रूल से खुश नहीं थे। राजा, आपने क्लास 10th की हिस्ट्री में चैप्टर्स पढ़े थे, राजा कैसे ऑपरेसिव रूल करते हैं, अत्याचार करते हैं, मनमानी करते हैं, अपनी ऑटोक्रेटिक रूल करते हैं। तो वैसे ही जो निज़ाम थे उनके ऑपरेसिव रूल से जो हैदराबाद की काफ़ी सारी जनता थी वो खुश नहीं थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी वो। एंड स्पेशली क्या होता है, जो हैदराबाद का तेलंगाना रीजन था, ठीक है, अब पहले मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया ना, प्रेजेंट डे जो है आंध्र प्रदेश का एरिया भी हैदराबाद में था। तो हैदराबाद का जो तेलंगाना वाला रीजन था, वहाँ के फार्मर जो थे वो निज़ाम से खुश नहीं थे। तो मीनवाइल जब ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हो रखा था, कुछ बातचीत ही चल रही थी, तो उस समय पे वो जो फार्मर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया कि नहीं भैया, हमें इंडियन यूनियन का मेंबर बनना है, हमें जो है निज़ाम के साथ रहना नहीं है। तो वो एक प्रोटेस्ट लॉन्च कर देते हैं। अब इस प्रोटेस्ट में गाइस वुमेन भी पार्टिसिपेट करती हैं, क्यों, क्योंकि वुमेन भी निज़ाम के रूल के अंडर में खुश नहीं थी। इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती है कम्युनिस्ट पार्टी भी और हैदराबाद की कांग्रेस भी। तो आपने देखा होगा जितने भी हम मूवमेंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि हमने कॉर्पोरेशन मूवमेंट पढ़ा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो आपने देखा ना हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी जितने भी मूवमेंट चले थे उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस फोरफ्रंट पे थी। तो उस जमाने में जब ये मूवमेंट चला जिसमें पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट करा, वुमेन ने पार्टिसिपेट करा कि हैदराबाद के निज़ाम के रूल के खिलाफ जो है जब ये मूवमेंट लॉन्च हुआ, तो उसमें हैदराबाद कांग्रेस ने भी साथ दिया और साथ ही के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ने भी साथ दिया हैदराबाद की। अब निज़ाम के खिलाफ तो विरोध हो रहा था, हैदराबाद मेन सेंटर बन चुका था इस विरोध का। तो निज़ाम क्या करते हैं, इस दौरान निज़ाम अपनी जो उनकी पर्सनल मिलिट्री फोर्स थी जिसको रजाकर्स बोला जाता है, दे वर हाईली ट्रेंड, उनको जो है लोगों पे छोड़ देते हैं, वो अनलिश कर देते हैं। वो रजाकर्स को पूरी परमिशन दे देते हैं कि लोगों का जाके प्रोटेस्ट रुकवाओ, और रजाकर्स की लिमिट्स नहीं थी बिल्कुल भी, वो बहुत ही आप कह सकते हो कि वायलेंस क्रिएट करा उन्होंने जो प्रोटेस्टर्स थे, चाहे कोई पीसफुल प्रोटेस्टर हो, जैसे भी कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो, उन्होंने जाके रजाकर्स ने लोगों को मर्डर करना शुरू कर दिया, वुमेन को रेप करना शुरू कर दिया, एंड स्पेशली वो टारगेट कर रहे थे नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को। तो बहुत ज़्यादा वायलेंस रजाकर्स ने क्रिएट करा। अब ऐसी सिचुएशन जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट को दिखी कि हैदराबाद के लोग, जनता जो इंडिया में ही मर्ज होना चाहती है, उनके ऊपर इतना वायलेंस हो रहा है, तो जो है हमारा इंडिया जो है, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट मिलिट्री को भेज देती है हैदराबाद में। सितंबर में 1948 में मिलिट्री हैदराबाद में एंटर करती है और कुछ दिनों तक जो है कॉन्फ्रंट्रेशन होती है, यानी कि जंग चलती है बिटवीन रजाकर्स ऑफ निज़ाम। बहुत हाईली ट्रेन थे ये रजाकर्स निज़ाम के, एंड विद द इंडियन आर्मी, बट इंडियन आर्मी रजाकर्स को हरा देती है। एंड जो है इसके साथ साथ जो जब रजाकर्स हार गए, निज़ाम की मिलिट्री हार गई, तो निज़ाम भी सरेंडर कर देते हैं, एंड फाइनली हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन जाता है। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ हैदराबाद कि निज़ाम पहले स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हैं कि ठीक है साल भर बाद देखते हैं, अभी बातचीत करते हैं क्या होगा, एंड उस दौरान प्रोटेस्ट लॉन्च होता है। प्रोटेस्ट को दबाने के लिए जो है निज़ाम रजाकर्स को जो है लोगों पे अनलिश कर देते हैं, रजाकर्स लोगों को मारते हैं। उस दौरान इंडियन आर्मी वहाँ जाती है, रजाकर्स को हराती है, पॉपुलेशन को जो है बचाती है, एंड फाइनली निज़ाम को सरेंडर करना पड़ता है, हैदराबाद जो है इंडिया में मर्ज हो जाता है। हमें देखो हमारी अपनी ये 12th क्लास की बुक के हिसाब से हमारी बुक में इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको वैसे अगर डिटेल में पढ़ना हो तो और भी बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, अगर हम इनको अच्छे से पढ़ें तो वो जब मैं एक्स्ट्रा वीडियोस बनाऊंगी हैदराबाद की एंड मणिपुर की, तो वो उससे भी आप पढ़ सकते हो। तो चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेट के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट स्टेट का नाम है हमारा मणिपुर। तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मणिपुर। ओके, तो मणिपुर का केस अब हम पढ़ने वाले हैं, कैसे मणिपुर फाइनली इंडिया का हिस्सा बनता है। ठीक है, तो मणिपुर के जो राजा थे जिनका नाम था राजा बोधचंद्रा, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले ही राजा बोधचंद्रा से हमारी
हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे साइन करा लिया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे साइन कराने का मीनिंग तो आप समझ ही गए हो, यानी कि अब वो इंडियन यूनियन के साथ रहेंगे। बट येस, एक कंडीशन थी इसमें, वो क्या थी कि राजा को ये ऑटोनॉमी दे दी गई थी क्या, कि जो इंटरनल अफेयर्स होंगे, कहाँ के इंटरनल अफेयर्स होंगे जो हमारे मणिपुर के, वो तो राजा जी देख सकते हैं, राजा बोध चंद्रा देख सकते हैं, बट जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो इंडिया की गवर्नमेंट देखने वाली है। इस अश्योरेंस पे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे साइन करते हैं। अभी मैंने आपको जब गवर्नमेंट की अप्रोच पढ़ाई थी, सो आई टोल्ड यू कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि वो जो है जब मर्जर कराना होगा सभी स्टेट्स का, प्रिंसिपल स्टेट का इंडिया में, तो वो ऑटोनॉमी देंगे, वो फ्लेक्सिबल रहेंगे। तो फ्लेक्सिबल एंड ऑटोनॉमी देने का मतलब यही है। अब राजा जी को कहना था कि भैया आप अपनी सारी पावर्स हमें दे दो, तो सारी पावर्स तो नहीं देंगे ना कोई भी राजा, तो उनको थोड़ा बहुत हमें जो है प्रेफर करना पड़ेगा, कुछ उन्हें भी जो है ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। तो यही ऑटोनॉमी मणिपुर के राजा को दी जाती है, क्या कि इंटरनल अफेयर्स आप खुद संभालना, एक्सटर्नल अफेयर हम संभालेंगे। बुक में कार्टून भी गिवन है, ये कार्टून एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, राजा जी बैठे हैं, उनको क्या कह रहे हैं, हिज हाइनेस एक्सटर्नल अफेयर सिर्फ हमें दे दो। एक्सटर्नल अफेयर्स में देखो क्या आ जाता है, डिफेंस, कि कैसा डिफेंस सिस्टम चलेगा, और इंटरनेशनल अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, कि मणिपुर बाकी देशों के साथ कैसे डील करेगा, तो वो सब इंडिया देखेगी। मणिपुर के राजा अपने पास से नहीं देख सकते हैं कि वो बाकी देशों से डील करना शुरू कर दे। वैसे भी मणिपुर जो है, बिल्कुल आप देखो यहाँ मणिपुर के पास तो सी चैनल भी है, ठीक है। तो इसीलिए जो है जो बाहर के देशों से डील करना है वो भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट देखेगी, और कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा रहेगा, वो भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट देखेगी। ये आ गया हमारा बेसिकली एक्सटर्नल अफेयर में। तो क्या कहा है, एक्सटर्नल अफेयर हम देखेंगे, डिफेंस, फॉरेन रिलेशन। इंटरनल ऑटोनॉमी राजा जी आप खुद देख लीजिए कि प्रजा के साथ इंटरनल जो है ऑटोनॉमी आप कैसे चलेंगे। जैसे आज के समय पर अगर आप देखो, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, फेडरलिज्म है। स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे CM होते हैं वो भी हमारे लिए इतने सारे लॉज बनाते हैं, बट कुछ लॉज हमारे कंट्री लेवल पे बनते हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जो हम सबको फॉलो करने होते हैं। तो वैसे ही क्या बोल दिया गया राजा को कि इंटरनल ऑटोनॉमी आप खुद देखिए, एक्सटर्नल अफेयर हमें दे दीजिए, और इस बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे साइन कर देते हैं राजा जी। और जो हमारा मणिपुर है वो पूरी तरीके से नहीं, बट येस इंडिया में मर्ज हो गया था। अब जो है राजा का रूल चल रहा था मणिपुर में, तो राजा को जो है मणिपुर की जो जनता थी वो प्रेशराइज करती है कि आप जो है इलेक्शन कराइए मणिपुर में, और मणिपुर को बनाइए क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब जो राजा जी है, इंटरनल ऑटोनॉमी तो उन्हें देखनी थी ना, इंडियन गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं कहना था, तो राजा पे प्रेशर डालती है, वहाँ की जनता कहती है आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन लगा के दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चले, जैसे नेपाल में हुआ करती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की किंग और जो कॉन्स्टिट्यूशन है मिलकर रूल करेंगे। तो अंडर द प्रेशर राजा को इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़ते हैं, और ऐसा पहली बार हो रहा था इंडिया में। देखो इंडिया के जो, वैसे तो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन में हमने कहा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे जो है इलेक्शन हुए, बट वैसे अगर हम देखे जाए तो इंडिया में गाइस मणिपुर में सबसे पहले जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन हो जाते हैं, जब मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली बननी थी। कब होते हैं ये इलेक्शन, जून में 1948 में। ये पहली बार देखो हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन मणिपुर में ही हो जाते हैं। कब, जून 1948 में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे मतलब बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि कोई भी एडल्ट जो एडल्ट हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी वो कास्ट के हों, अगर वो एडल्ट हैं तो उनको राइट टू वोट मिलेगा। ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इधर मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कास्ट के हो, उन्हें राइट टू वोट मिल गया था। कहाँ पे, मणिपुर में। और जून 1948 में सभी ने वोट डाला, मणिपुर की जनता ने, एडल्ट्स ने, और उन्होंने मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट कर दिया। तो इंडिया के तो फर्स्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन कब हुए थे, बाद में हुए थे, बट वैसे अगर देखा जाए तो जून 1948 में ही मणिपुर में UAF या आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन हो गए थे। अब जो है मणिपुर में लेजिस्लेटिव असेंबली भी बन जाती है, जैसे हमारे यहाँ हर एक स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वैसे मणिपुर में लेजिस्लेटिव असेंबली भी बन जाती है, और राजा जी भी अब मिलकर रूल कर रहे थे। तो अब मणिपुर की इंटरनल ऑटोनॉमी कैसे चलने वाली थी, इंटरनल पॉलिटिक्स कौन देख रहा था, राजा जी और लेजिस्लेटिव असेंबली। अब क्या होता है, धीरे धीरे गाइस हमारी इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आता है दैट लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ ऐसे लीडर्स थे जो चाहते नहीं थे कि इंडिया में फुली तरीके से मणिपुर मर्ज हो जाए। यहाँ आप देख सकते हो देयर वर लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर ओवर द मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। कुछ ऐसे लीडर्स थे जो इंडिया को साथ में मणिपुर को फुली मर्ज नहीं करना चाहते थे, और ये बात इंडिया के लीडर्स को समझ में आ गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बात समझ में आ गई थी, एंड हम लोगों ने तो बिल्कुल श्योर कर दिया था लीडर्स ने कि वो इंडिया की यूनिटी को अब और सैक्रिफाइस नहीं होने देंगे, हर एक प्रिंसेस स्टेट को अच्छे से मर्ज करवाएंगे। तो ये बात जब उन्हें पता चलती है कि लेजिस्लेटिव असेंबली
असेंबली इतना नहीं चाह रही है मर्ज होने का, तो जो है हमारे लीडर्स क्या करते हैं, जो वहाँ मणिपुर के जो राजा थे उनको प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आप इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दो, और जो है राजा जी मर्जर एग्रीमेंट साइन कर भी देते हैं। तो यहाँ आप डेट देखो, सितंबर में 1949 में, सितंबर 1949 में जो मणिपुर के राजा हैं मर्जर एग्रीमेंट साइन कर देते हैं इंडिया के साथ में। मर्जर एग्रीमेंट मतलब कि अब मणिपुर जो है फुली तरीके से इंडिया के साथ मर्ज हो गया है, जस्ट लाइक अ यूनियन टेरिटरी मर्ज हो गया था। अभी स्टेट नहीं बना था मणिपुर, स्टेट तो बाद में बनता हैगा, वो आपके अभी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है आगे का केस, बट येस मणिपुर इंडिया के साथ मर्ज हो गया था एज अ यूनियन टेरिटरी। आप अपनी सिंपल लैंग्वेज जैसे यूनियन टेरिटरीज होती है ना, तो यूनियन टेरिटरीज की तरह इंडिया में अब मणिपुर मर्ज हो गया था आफ्टर साइनिंग द मर्जर एग्रीमेंट। ठीक है, फुली तरीके से स्टेट कब बनती है वो तो आगे चल के बनती है, बट मर्जर एग्रीमेंट साइन करने के बाद 1949 में राजा जी मणिपुर को इंडिया में मर्ज कर देते हैं, जस्ट लाइक अ यूनियन टेरिटरी अब मणिपुर बन गया था। अब ये जो राजा जी मणिपुर के मर्जर एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, ये पॉपुलर इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली से बातचीत करे बिना कर देते हैं। ठीक है, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत जो है नाराज़ हो जाती है। वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो कांग्रेस के मेंबर थे वो तो डेफिनेटली चाहते थे कि इंडिया के साथ मर्ज हो जाए पूरा का पूरा मणिपुर, बट जो नॉन कांग्रेस मेंबर्स थे वो नाखुश हो जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, मणिपुर की जनता जो है नाराज़ हो जाती है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हमने खुद चूज़ करके बनाया है, तो राजा को उनसे कंसल्ट करके ही मर्जर एग्रीमेंट पे साइन करना चाहिए था, बट राजा जी बिना कंसल्ट करे कर देते हैं प्रेशराइज होके हमारी गवर्नमेंट से। बट हमारी गवर्नमेंट के भी ये चॉइस थी कि उन्हें डेफिनेटली मणिपुर को मर्ज कराना था इंडिया में। तो ये चीज़ अभी भी जो है रिप्रिकॉशंस बोला जाता है कि अभी भी देखे जाते हैं मणिपुर में, कि वहाँ पे नाराज़गी देखी जाती है क्या, कि जो है बिना कंसल्ट करे पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली को मणिपुर को मर्ज करा लिया गया था। तो दिस वॉज द केस ऑफ मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर मर्ज हो गया था इंडिया में कब, आप यहाँ देख सकते हो सितंबर 1949 में आफ्टर साइनिंग द मर्जर एग्रीमेंट। स्टेट आगे चल के बताया, बट येस अब ये था हाँ भाई मणिपुर इंडिया का ही पार्ट है, मणिपुर अलग कंट्री नहीं है, ना ही अलग कंट्री बनेगा, ये फाइनलाइज हो गया था। तो दिस वॉज द केस ऑफ मणिपुर। अब गाइस चलो हमने अपनी सारी प्रिंसली स्टेट्स को कवर कर लिया है, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, कश्मीर के बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स पे पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना लास्ट चैलेंज। 3 चैलेंजेस पढ़ने थे ना, तो तीनों में से अब थर्ड चैलेंज पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर टॉपिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो अभी तक हम बहुत सारे चैलेंजेस पढ़ चुके हैं, पार्टीशन के बारे में हमने पढ़ा, और हमने नेक्स्ट अपना जो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट भी पढ़ लिया कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें इतना हिस्टोरिक रोल परफॉर्म करा एंड उन्होंने, और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करवा दिया और इंडिया को यूनिटी को बरकरार रखा, इंडिया को यूनाइटेड इंडिया बनाया, इंडिया को और टुकड़ों में बंटने नहीं दिया। अब आता है हमारा तीसरा चैलेंज, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। आज के समय पे जब आप इंडिया का मैप देखते हो आपको अलग अलग स्टेट्स दिखती है, स्टेट की बाउंड्रीज बहुत अच्छे तरीके से मार्क दिखती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा हाँ बंगाली बोलने वाले जहाँ लोग रह रहे हैं, जहाँ बंगाली कल्चर है वहाँ बंगाल बना हुआ है हमारा। ठीक है, जहाँ सभी पंजाबी कल्चर है, पंजाबी बोलने वाले लोग हैं वहाँ पंजाब है, गुजराती कल्चर है, गुजराती बोलने वाले लोग हैं, गुजरात है। अगर हम नीचे जाएंगे अपना सदर्न पार्ट में देखेंगे तो वहाँ पे भी जहाँ तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं, देयर इज आंध्र प्रदेश, देयर इज तमिलनाडु। लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे आज के समय में हमारी स्टेट की बाउंड्रीज बहुत अच्छे से मार्क्ड है, बट पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। जब ब्रिटिशर्स हमारे पे रूल करते थे और जब हमें आज़ादी मिली उस दौरान स्टेट की बाउंड्रीज अच्छे से मार्क्ड नहीं थी। ठीक है, बाउंड्रीज कैसे मार्क्ड थी, जैसे ब्रिटिशर्स चाहते थे उन्होंने हमारी स्टेट की बाउंड्रीज अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी जो है उनको जो ईजी लगे उस हिसाब से उन्होंने बाउंड्रीज मार्क करी थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब आपको हैदराबाद प्रिंसली स्टेट दिखाई तो मैंने आपको क्या बोला, जो हैदराबाद है वहाँ पे महाराष्ट्र का भी काफ़ी सारा हिस्सा आ रहा था, वहाँ पे आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा आ रहा था, अलग अलग हिस्से उस समय के हैदराबाद प्रिंसली स्टेट में थे। बट आज के समय पे हैदराबाद प्रिंसली स्टेट जो अभी हैदराबाद स्टेट है उसका इतना बड़ा एरिया नहीं जितना वो प्रिंसली स्टेट के टाइम पे था। तो बाउंड्रीज पहले ज़माने में सही से मार्क नहीं थी। तो हमारी जो इंडिया की जितनी भी जनता थी, जब फ्रीडम स्ट्रगल होता था तो वो फ्रीडम फाइटर्स से डिमांड करते थे, और एक डिमांड डेमोक्रेसी की डिमांड जो थी कि हमें डेमोक्रेसी लानी है, हमें एक डिमांड और होती थी, वो क्या थी कि जब हमें आज़ादी मिल जाए, जब ये ब्रिटिशर्स चले जाए तो हमारी जो स्टेट्स है ना उनकी बाउंड्री कैसे मार्क्ड हो जाए, राज्य बन जाए ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर। ये बहुत बड़ी डिमांड थी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। क्या कि जो स्टेट की इंटरनल बाउंड्रीज है वो मार्क हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर। और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे लीडर्स ने ये प्रॉमिस भी करा था कि यस वो करेंगे ये काम,
बाउंड्रीज मार्क करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। इवन जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जब नागपुर सेशन हुआ था 1920 का, कांग्रेस ने इनसाइड द कांग्रेस ऑल्सो ये प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिया था, रीऑर्गेनाइज कर लिया था उन्होंने अपनी पार्टी को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। और उन्होंने प्रॉमिस करा था कि इंडिपेंडेंस के बाद हम अपनी कंट्री की भी बाउंड्रीज दोबारा मार्क करेंगे, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट मतलब कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं स्टेट्स की वो दोबारा मार्क करी जाएंगी, जिससे लोगों की सहूलियत हो, साथ में एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए उनकी स्टेट्स बना दी जाएंगी, एक कल्चर के लोगों की उनकी स्टेट बनाई जाएगी, ये प्रॉमिस करा गया था। बट जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन रिलेटेड हमने वायलेंस देखा, तो हमारे जो लीडर्स थे वो थोड़ा डर गए थे, ठीक है। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना देंगे तो इससे डिस्ट्रक्शन हो जाए, इससे कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाए, इससे ऐसा ना हो कि वो लैंग्वेज के ऊपर अगर हमने कोई स्टेट बना दी तो वो ये ना कहने लगे अब हम अपनी एक अलग कंट्री बना रहे हैं। तो लीडर्स अब डर गए थे कि ऐसा ना हो कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दें तो वो स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंस जो है हासिल करनी शुरू कर दें, या वो कहें हमें अपनी अलग कंट्री बना दो। तो लीडर्स जो थे थोड़ा डर गए थे और वो इस इशू को पोस्टपोन कर रहे थे कि हाँ भी रुक के करेंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे बाउंड्रीज मार्क। दो रीज़न थे। पहला तो वो डर गए थे पार्टीशन के बाद देख के कि पार्टीशन में इतना वायलेंस हुआ और हमारे देश बढ़ गया, तो वो डर गए थे लैंग्वेज के बेसिस पे और कल्चर के बेसिस पे स्टेट्स बनाने में थोड़ा सोच रहे थे कि करना चाहिए नहीं। और दूसरा रीज़न ये था कि हमारे लीडर्स ये चाह रहे थे कि अभी वो ज़्यादा फोकस करें सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी बहुत स्टैग्नेट हो चुकी थी जब ब्रिटिशर्स गए थे। हमें इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना था, तो वो चाह रहे थे कि अभी ये जो इशू है बाउंड्रीज दोबारा मार्क करने का, इसे रुक के देखा जाए। बट जो वेट करना चाह रहे थे हमारे लीडर्स, उनको वेट नहीं करने दिया जाता। उनको चैलेंज करने कौन आते हैं? लोकल लीडर्स और पीपल, यानी कि वो लोग जो चाह रहे थे उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे जो है उनकी स्टेट बन जाए, और उनके जो लोकल लीडर्स थे वो हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं उन्हें चैलेंज करते और कहते हैं नहीं, जल्दी से हमारी जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज बनाओ। कैसे? फॉर एग्जांपल हमने पढ़ना है विशाल आंध्रा मूवमेंट का। तो हमारे लीडर्स ने क्या कहा कि अभी रुक के करेंगे बाउंड्रीज मार्क, बट धीरे धीरे प्रोटेस्ट शुरू होने लग जाते हैं इंडिया के काफ़ी सारे हिस्सों में। एक के बारे में हमें पढ़ना है जहाँ पे लोगों ने कहा कि नहीं, हमें भी लैंग्वेज के बेसिस पे अपनी जो है स्टेट चाहिए। तो हमें कहाँ का पढ़ना है? हमें पढ़ना है सबसे पहले तेलुगु स्पीकिंग एरियाज का ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस। अब आप मद्रास प्रोविंस अगर देखोगे, ओल्ड मद्रास प्रोविंस, तो गाइज वहाँ पे प्रेजेंट डेट के तमिलनाडु का भी हिस्सा आता है, आंध्र प्रदेश का भी, केरला का भी और कर्नाटका का भी। तो आप मैप देख लीजिए, मैप पे आपको दिख जाएगा मद्रास, इतना बड़ा मद्रास प्रोविंस था। आज के समय का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका सभी का सब मद्रास में आ रहा है। तो पहले बाउंड्रीज ऐसे मांगने नहीं थी जैसे अब है। तो इस मद्रास स्टेट की जो तेलंगाना स्पीकिंग लोग थे, तो इस मद्रास स्टेट की जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे ना, वो डिमांड करते हैं क्या कि भैया हम तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग आंध्रा प्रोविंस बना दो, यानी कि आंध्र प्रदेश बना दीजिए, सरकार हमारे लिए आंध्र प्रदेश बना लीजिए। और उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च करा जिससे बोला जाता है विशाल आंध्रा मूवमेंट। तो वो लोगों ने क्या कर दिया? प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया। लीडर्स हमारे अभी इस डिसीजन को नहीं ले रहे थे, तो एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अब इस प्रोटेस्ट में एक लोकल लीडर फोरफ्रंट पे होते हैं, और वो लोकल लीडर का नाम क्या था? पोती श्रीरामुलु। ये एक कांग्रेस के लीडर थे और ये गांधी जी को बहुत मानते थे, इनको वेटरन गांधी भी बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट लॉन्च होता है तो ये क्या करते हैं? फास्ट अंटिल डेथ, जस्ट लाइक गांधी जी ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आई विल गो ऑन अ फास्ट अंटिल डेथ, जब तक जो है गवर्नमेंट हमारी डिमांड फुलफिल नहीं करती। क्या? कि तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए मद्रास में से आंध्र प्रदेश नहीं बना देती। तो गवर्नमेंट अभी उनकी डिमांड फुलफिल नहीं करी होती है। एंड मीन वाइल हमारे जो पोती श्रीरामुलु जी हैं उनका जो है फास्ट 56 डेज तक का हो जाता है। एंड आफ्टर 56 डेज गाइस, इनडेफिनिट फास्ट के बाद पोती श्रीरामुलु की डेथ हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने डिमांड फुलफिल नहीं करी थी एंड इतने में ही जो पोती श्रीरामुलु है उनकी जो है डेथ हो जाती है। अब जैसे ही लोकल लीडर की डेथ हो जाती है, जो फास्ट कर रहे थे उनकी जब डेथ हो जाती है, तो वहाँ की जनता जो थी, तो तेलुगु स्पीकिंग जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो वायलेंस आउटब्रेक हो जाता है, लोग वायलेंट हो जाते हैं। पहले मूवमेंट इतना वायलेंट नहीं था, बट उनकी डेथ के बाद जो है मूवमेंट वायलेंट हो जाता है। और जैसे ही मूवमेंट वायलेंट हो जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो है फाइनली डिसीजन लेते हैं क्या, कि वो सेपरेट आंध्र प्रदेश स्टेट बना देते हैं इन दिसंबर 1952। तो जो है अब से क्या बन गया था? एक नया सेपरेट स्टेट बन गया था फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल, दैट वाज नोन एज द आंध्र प्रदेश, जिसको हम आंध्र प्रदेश कहते हैं।
तो अब जो है दिस इज़ द आंध्रा मूवमेंट, विशाल आंध्र मूवमेंट, जिसके बारे में आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके लिए आप इसको याद रखना। ओके, ये है विशाल आंध्रा मूवमेंट, इस पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप क्या समझे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में, दैट हमारे स्टेट के लीडर सोच रहे थे कि अभी जो डिमार्केशन है बाउंड्रीज का लैंग्वेज के बेसिस पे वो अभी रुक के करा जाएगा, सोच समझ के। दे वर थिंकिंग दैट ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले इकोनॉमिक इशूज़ पे ध्यान दे रहे, बट उनको चैलेंज करते हैं लोकल लीडर। जस्ट लाइक विशाल आंध्रा मूवमेंट लॉन्च होता है, वहाँ पे पोती श्रीरामुलु की डेथ हो जाती है, मूवमेंट वायलेंट हो जाता है, एंड फाइनली जो है प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस करना पड़ता है सेपरेट स्टेट। तो दिसंबर 1952 में जो है फॉर्मेशन हो जाता है आंध्र प्रदेश का, और यहाँ से शुरुआत हो जाती है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनने की शुरुआत अब से हो जाती है। अब आंध्र प्रदेश का स्ट्रगल तो हम पढ़ रहे हैं, बट बाकी और जगहों पे भी स्ट्रगल होते हैं, और जगहों पे भी डिमांड की जाती है लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाने की। तो उसके लिए अब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, एक सेपरेट बॉडी बना देती है। जैसे गाइज हमारी कंट्री में इलेक्शन कराने के लिए देयर इज इलेक्शन कमीशन ना, जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है, वैसे ही अब स्टेट की बाउंड्रीज दोबारा से मार्क करनी थी। इतना बड़ा टास्क था, इतना इंपॉर्टेंट टास्क था, तो उसके लिए अब हमारी गवर्नमेंट को समझ में आ गया था अब तो करना पड़ेगा, अब तो स्टेट की बाउंड्रीज मार्क करनी पड़ेगी, अब हम इशू को पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, एक पूरी की पूरी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है एक कमीशन अपॉइंट कर देती है, जिसका नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये कमीशन 1953 में बन जाती है, ठीक है। अब ये कमीशन को टास्क दिया जाता है कि आप देखोगे कि स्टेट की बाउंड्रीज कैसे रीड्रॉ होंगी, एंड बाय द 1956 कुछ समय तक ये काम करते हैं, और 1956 में ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक एक्ट पास करती है जिसका नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिस एक्ट के तहत 14 नई स्टेट्स बनती हैं, 14 न्यू स्टेट्स बनती हैं, एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बन जाती हैं। तो ये कमीशन अपना काम करती है, ये कमीशन पूरा स्टडी करके कैसे स्टेट्स बननी चाहिए, फाइनली 14 न्यू स्टेट्स बना देती है और 6 यूनियन टेरिटरीज बना देती है हमारी कंट्री में। तो फाइनली गाइस लोगों की जो डिमांड्स थी वो फुलफिल होनी शुरू हो जाती है। लोगों ने डिमांड करी, इवन तो हमारे लीडर्स ने उसे पोस्टपोन करा, बट देन लीडर्स को मानना पड़ता है, एंड एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनती है। ये दोनों 1 मार्कर क्वेश्चन है, कमीशन कब बनी कब थी, और एक्ट कब पास हुआ था, और कितनी स्टेट्स बनी थी, और कितनी यूनियन टेरिटरीज बनी थी, सब 1 मार्कर क्वेश्चन है। सारे 3 से 4 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स कंप्लीट हो चुका है। अब इस चीज़ से आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया आपको कि हमारे लीडर्स ने, देखो गाइस क्या करा कि उन्होंने लोगों की जो डिमांड्स थी उनको फुलफिल करा, ठीक है। हमारी कंट्री में गाइस देखो लीडर्स को पहले लग रहा था कि अगर स्टेट्स बना दी जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर तो शायद वो सेपरेटिज्म को जो है बढ़ावा देगी, शायद वो स्टेट्स कहेंगे हमें अलग कंट्री बना दो, बट नहीं, ये चीज़ नहीं हुई। इनफैक्ट जब हमने स्टेट बनाई लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पे तो उसने हमारी यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। इनफैक्ट जब हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट बनी तो सब लोग और खुशी से और हारमोनी के साथ इंडिया में रह पाए, एंड आज के समय पे तभी हम खुद को क्या कहते हैं, We all are unity in diversity। और गाइज ये जो हमने लैंग्वेज एंड अपना जो है कल्चर के बेसिस पे स्टेट्स बनाई, जो हमारी गवर्नमेंट ने लोगों की डिमांड को फुलफिल करा, उससे एक और चीज़ प्रूव होती है क्या कि हमने डेमोक्रेसी सिर्फ पेपर्स पे ही नहीं रखी, इनफैक्ट हमने अपनी डेमोक्रेसी को जो है इम्प्लीमेंट भी करा। जैसे जब हमने कहा ना हमने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लगाई है, तो डेमोक्रेसी मतलब क्या कि जनता की विल जो है उसे माना जाएगा, जनता की इच्छाओं को पूरा करा जाएगा। तो ये चीज़ हम प्रूव करती है कि हमारे जो कंट्री के लीडर्स हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, हमने लोगों की डिमांड्स को फुलफिल भी करा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि जो डर था हमारे लीडर्स का कि शायद लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पे अगर हम इंडिया को बनाएंगे, जो है अगर उसका डिमार्केशन करेंगे तो शायद इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को थोड़ा नुकसान हो सकता है, बट नहीं, इससे क्या हुआ हमारा, इनफैक्ट जो है इससे हमारी जो कंट्री की यूनिटी है वो और स्ट्रॉन्ग हो गई। यही चीज़ आपको इन टॉपिक्स में बता, यही चीज़ आपको इस येलो बॉक्स में बता रखी है। ये डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी की लाइन्स है, ये मैंने यहाँ क्यों लिखी है, सो दैट अगर आप एनसीईआरटी रीड करो तो आप कंफ्यूज ना हो। मैं सब आपको हिंदी में एक 1 to 1 लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको इस चैप्टर का, एक एक लाइन अगर आप कभी एनसीईआरटी ओपन करके रीड करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यही चीज़ है कि हमारे लीडर्स को बहुत ज़्यादा कंसर्न थी अर्ली ईयर्स में। इंडिपेंडेंस के बाद शुरू में लीडर्स को डर लग रहा था कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर हम लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे स्टेट्स बना दे तो हमारी इंडिया की यूनिटी डेंजर में आ जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। जब हमने लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पे स्टेट्स बनाई तो उससे हमारी यूनिटी बल्कि वीक नहीं हुई, इनफैक्ट उससे जो है हमारी यूनिटी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और हम और भी ज़्यादा जो है वो
डेमोक्रेटिक बन गए। और इससे एक और चीज़ प्रूव हुई जो इस सेकेंड पैराग्राफ में बताई गई है, क्या कि जब हमने लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करा तो हमने ये प्रूव कर दिया दैट येस वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमने डेमोक्रेसी से पेपर पे ही नहीं रखी, हमने सच्ची में भी डेमोक्रेसी रखी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब ही ये होता है कि जनता जो चाह रही है कंट्री के लीडर्स उसे फुलफिल करके दे। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ऑन पेपर नहीं, इम्प्लीमेंटेशन जो था डेमोक्रेसी का वो भी हमें दिख गया, हमने लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करा। और एक और चीज़ हुई, ये लैंग्वेज एंड स्टेट्स बनना, कल्चर के बेसिस पे स्टेट बनने की वजह से, उससे क्या हुआ गाइज, जो पाथ टू पॉलिटिक्स था वो अब लोकल लोगों के लिए खुल गया था। पहले ज़माने में सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा बोलने वाले लोग या जो एलाइट्स होते थे वही पॉलिटिक्स में सत्ता में एंटर कर पाते थे। बट जब ये लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पे जब प्रोटेस्ट लॉन्च हुए, मूवमेंट्स लॉन्च हुए, लोगों ने आवाज़ उठाई, तो तब वहाँ लोकल लोग, लोकल लैंग्वेज बोलने वाले लोगों ने अपना पॉलिटिक्स में उन्होंने योगदान दिया। तो वहाँ से पॉलिटिक्स का रास्ता खुल जाता है लोकल लीडर्स के लिए भी। पहले तो बस अंग्रेजी जो बोल पाते थे ब्रिटिशर्स के ज़माने में, एलाइट्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग ही पॉलिटिक्स का हिस्सा बन पा रहे थे। बट अब जब लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे स्टेट्स बनाने के लिए जो मूवमेंट हुए, बहुत सारे लोकल लीडर्स इमर्ज हुए एंड इट लेड टू द पाथ ऑफ पॉलिटिक्स फॉर द लोकल पीपल ऑल्सो। एंड फाइनली अगर हम कहें तो ये जो हमारी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनी, इसने हमारी कंट्री को डिसइंटीग्रेट नहीं करा जैसे हमारे लीडर्स पहला डरा करते थे। इनफैक्ट इसने हमारी इंडिया की जो यूनिटी है उसको और स्ट्रेंथन कर दिया। ये आपकी एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है इस चैप्टर की, आप देख सकते हो। लीडर्स जो डर रहे थे वो नहीं हुआ, थैंक गॉड। इनफैक्ट हमारी जो यूनिटी है कंट्री की वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई, मजबूत हो गई जब हमने लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पे अपनी स्टेट्स बनाई। तो विद दिस आपका ये चैप्टर फुली कंप्लीट हो गया है जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। 1 सेकेंड, एक और हमारा एडेड टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट एडेड टॉपिक, जिसका नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने पढ़ा कि कैसे 565 स्टेट्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मर्ज कराया। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। अब एक चीज़ और है जो आपकी बुक में गिवन है, वो क्या है, जैसे आप अपना बुक को एंड करोगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग को, तो एक फास्ट फॉरवर्ड करके बॉक्स दिया गया है। उस बॉक्स में हमें इन्फॉर्मेशन दिया है कि कौन सी स्टेट हमारी कंट्री में कौन से ईयर में बनी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो, मैप क्वेश्चन के लिए भी और 1 मार्कर के लिए भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बॉक्स मैंने पेस्ट करा है, इस बॉक्स में पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है, कौन सी स्टेट कौन से ईयर में गिवन बनी थी, ये आपको लर्न करनी होगी। ठीक है, तो जब मैं टेस्ट कंडक्ट करूँगी, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस कराऊंगी, तो तब हम इन डेट्स को रिवाइज कर लेंगे, सरट्टा नहीं मारेंगे, ईजिली जल्दी जल्दी इनको भी लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स के थ्रू आप देख लीजिए कौन सी स्टेट कौन से ईयर में बनी थी, इसको एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम में मैप वर्क में और 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकती है। और हम मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। अब ये टॉपिक आप कहाँ से पढ़ सकते हो, सीबीएसई ने एक एडिशनल जो है पीडीएफ हमें प्रोवाइड करा है जहाँ पे एडिशनल टॉपिक्स बताए गए हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। और वैसे मैं पूरा का पूरा टॉपिक आपको यहाँ समझा ही रही हूँ। तो चलो पढ़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे, वो हमारे इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे एंड इंडिया के होम मिनिस्टर भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बहुत पहले से ही एक नेशनल लीडर की तरह इमर्ज हो गए थे। इनफैक्ट खेड़ा सत्याग्रह से और बारडोली सत्याग्रह से ही, आपने खेड़ा सत्याग्रह 9th-10th में पढ़ा होगा, महात्मा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च करा था, तो महात्मा गांधी जी का नाम तो उसमें हमने सुना है, बट गाइज खेड़ा सत्याग्रह में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी करा था, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी इस मूवमेंट में। तो इसी दौरान 1918 से ही एज अ नेशनल लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इमर्ज हो गए थे, और बारडोली सत्याग्रह में भी उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। तो ये दोनों 1 मार्कर के लिए याद रखना, खेड़ा सत्याग्रह कौन से ईयर में होता है और बारडोली सत्याग्रह भी। तो वो इमर्ज हो रहे थे एज अ नेशनल लीडर। एंड जब इंडिपेंडेंस के दौरान बात करें तो उन्होंने तो इतना इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करा था, इतना हिस्टोरिक रोल उन्होंने परफॉर्म करा था, क्या हर एक प्रिंसली स्टेट के राजाओं को उन्होंने मनाया कि वो जो है इंडिया के साथ मर्ज हो जाए। तो ये इतना हिस्टोरिक टास्क, डॉन्टिंग टास्क लिखा है बुक में, ये डॉन्टिंग, ये सबसे मुश्किल टास्क जो था इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट का, वो भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करा था। तभी हम उनको क्या बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगर कोई पूछे हु इज़ द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो आपको क्या बताना है, वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्यों है, क्योंकि वो हैं जिनकी वजह से वी ऑल आर यूनाइटेड इंडिया, उन्होंने इंटीग्रेशन करवाया था सभी प्रिंसली स्टेट का। तो कौन है आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। एंड सेकेंडली गाइस, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो बहुत ज़्यादा श्योर थे और कमिटेड थे इस बात पे, क्या कि वो इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको जो है नुकसान नहीं होने देंगे, यानी कि वो हर एक प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज कराएंगे। एंड बिकॉज ऑफ हिज
पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, जितना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उनको था, जितनी उनकी डिप्लोमेटिक पावर थी, जितनी उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स थी, वो बहुत अच्छी बातचीत करते थे, नेगोशिएट कर पाते थे। राजाओं से उन्होंने इतनी बातचीत करी, किस तरीके से उन्होंने निज़ाम से, हमारा जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद से जो है हैदराबाद का उन्होंने इंटीग्रेशन कराया, सब हमने पढ़ा इस चैप्टर में। तो इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, डिप्लोमेटिक स्किल एंड उनकी फोर साइटेडनेस, उनके विजन की वजह से ही जो 565 प्रिंसली स्टेट है वो इंडिपेंडेंस से पहले ही इंडिया के साथ मर्ज होने को रेडी हो गई थी। बहुत सारी प्रिंसली स्टेट तो पहले ही रेडी हो गई थी कि हाँ हम इंडिया के साथ मर्ज हो जाएंगे। सिर्फ जो है हैदराबाद, मणिपुर, सम स्टेट्स वर देयर जिन्होंने कहा था नहीं होंगे, तो उनको भी हमने मर्ज करवा लिया था। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि हैदराबाद में क्या हुआ, मिलिट्री एक्शंस के थ्रू ही रजाकर जब जो है हमारी इंडिया के जो लोग थे उनके ऊपर जो है वो जब अत्याचार करे थे, तो मिलिट्री आर्मी तक को भेज दिया था सो दैट जो है हमारे लोगों को बचाव हो पाए, और साथ ही के साथ हैदराबाद का भी इंटीग्रेशन हो गया था इंडिया में। अब ये बात बताई गई है गाइस क्या, कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है वो उनको बहुत अच्छे से पता था जिन्ना की आइडियोलॉजी के बारे में, कौन सी, 2 नेशन थ्योरी वाली। उन्हें पता था कि जिन्ना क्या चाहते थे कि 2 नेशन बन जाए, तो वो बहुत ज़्यादा चाहते थे कि जो कश्मीर है ना, कश्मीर का भी फुली इंटीग्रेशन हो जाए इंडिया के साथ में, ईदर थ्रू द मिलिट्री एक्शंस। ठीक है, हमारे कश्मीर का इंटीग्रेशन कैसे हुआ था, स्पेशल पावर्स देके, अब वो नहीं है, बट हाँ पहले कश्मीर का इंटीग्रेशन कैसे हुआ था, अब आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे कि कश्मीर का इंटीग्रेशन स्पेशल पावर्स देके हुआ था। बट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या चाहते थे कि जो है उनका व्यू अलग था कश्मीर के इंटीग्रेशन पे। वो चाहते थे कि हैदराबाद की तरह जो है कश्मीर को भी ना मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू जो है मर्ज करा लेना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीज़न सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं मानी जाती है और कश्मीर फुली इंटीग्रेट नहीं हो पाता है इंडिया में। कश्मीर कैसे होता है, स्पेशल पावर्स देके, अब नहीं है वो पावर, बट पहले स्पेशल पावर्स देके हुआ था। आगे आने वाले चैप्टर में सब पढ़ लेंगे, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, वो चाहते थे कि सभी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में मर्ज हो जाए, एंड बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स ओनली हमारी सारी की सारी प्रिंसली स्टेट इंडिया में अच्छे से मर्ज हो गई। ठीक है, तभी उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनली देखो आप हमारी बुक में इतने अच्छे से बता रखा है एडेड टॉपिक में, दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे एस्टॉनिशिंग लीडर हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, NCR ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। NCR मतलब नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट। वो एक ट्रू नेशनलिस्ट है, वो हमारे देश के एक ट्रू नेशन लीडर थे। क्यों? क्योंकि देखो आप, उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट रोल हमारी कंट्री के लिए परफॉर्म करा, एंड जो है उन्होंने हमारी यूनिटी को बरकरार रखा। साथ ही के साथ वो एक ट्रू कैटलिस्ट थे। कैटलिस्ट मतलब एक ऐसे लीडर जो एक्शन लेते भी हैं, सिर्फ उन्होंने बात नहीं कही कि हाँ मैं ये करेंगे, इनफैक्ट उन्होंने सारे एक्शंस फुलफिल कर दिए, सभी प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर करा दिया, सभी राजाओं के साथ जाकर इंस्ट्रूमेंटिफिकेशन में साइन करा के उन्होंने इंडिया की यूनिटी को बनाए रखा। तो ही वॉज अ ट्रू कैटलिस्ट, उन्होंने एक्शंस भी लिए, और साथ ही के साथ ही इज़ रियलिस्ट ऑल्सो। उनको रियलिस्ट भी बोल देते हैं। रियलिस्ट मतलब कि वो देखो आइडियल्स पे इतना बिलीव नहीं करते थे, वो एक्शंस पे ज़्यादा बिलीव करते थे। जब कोई एक्शन लेने की बारी आती थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक्शंस को ले लिया करते थे, तभी उन्होंने सारी प्रिंसली स्टेट का मर्जर हमारे यहाँ पे कराया। तो ही इज़ नोन एज द NCR ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। NCR मतलब वो एक नेशनलिस्ट है, देशभक्त है, हमारी कंट्री के ट्रू नेशनल लीडर हैं, कैटलिस्ट है यानी कि एक्शंस में बिलीव करते हैं, और रियलिस्ट है यानी कि रियलिटी में बिलीव करते हैं। सिचुएशन देख के उन्होंने सारे फैसले लिए और अपनी डिप्लोमेटिक स्किल, अपनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और अपनी फोर साइटेडनेस से इंडिया के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करा दिया। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एंटायर चैप्टर ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं इसी तरीके से आपको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। अब आपको कोई क्वेरीज है अगर, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के अलावा बाकी सब्जेक्ट पढ़ने, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, तो ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट, इवन इंग्लिश ऑल्सो, आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। मैं ऑप्शनल्स भी पढ़ाती हूँ, फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो। तो जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो चैनल पे जाके चेक कर लो। कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर आपको नोट्स चाहिए सभी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के, इंग्लिश के और बाकी चैप्टर्स के, तो मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक गिवन है, वहाँ पर मैं नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, वहाँ से देख सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो कोई बात नहीं, आप हर एक चैप्टर का पिन्ड कॉमेंट चेक करना, वहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। जैसे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का अगर पिन्ड कमेंट चेक करोगे, वहाँ शॉर्ट नोट्स है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। इंस्टा चलाते हो वहाँ से ले लेना, और क्वेश्चन आंसर सीरीज में मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा दूंगी। तो नाउ आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर।